हेलो चैम्स, आई वेलकम एवरी वन ऑफ यू इन दिस न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त और मेंटोर सत्यम और आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाइए वो वीडियो भी देख सकते हैं। ठीक है, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है द इनविजिबल लिविंग वर्ल्ड बियॉन्ड अवर नेकेड आई। ठीक है, ऐसा इनविजिबल वर्ल्ड जिसको हमारी जो आंख है वो देख नहीं सकती। ठीक है, क्या क्या चीजें आएंगी, चलिए चैप्टर डिस्कस करते हैं। यहाँ पे क्या है, एक इंट्रोडक्शन है कि हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट यू माइट सी इफ द इनविजिबल वर्ल्ड अराउंड यू बिकम विजिबल। अगर आपके आसपास का जो इनविजिबल वर्ल्ड है अगर वो आपके सामने आ जाए तो आप कौन सी ऐसी चीज है जो देखोगे। ठीक है, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो इनविजिबल हैं, अगर वो इनविजिबल हो जाए आपके सामने आ जाए तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं। ठीक है, वो हम समझेंगे। हाउ डू यू थिंक योर ऑब्जर्वेशन of this hidden world might change the way you think about size, complexity और even what count as living। यानी कि कोई ऐसी चीज, ठीक है, आपकी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो कि हिडन है, लेकिन अगर वो सामने आ जाए तो क्या उसका साइज रहेगा, कैसी कैसी कॉम्प्लेक्सिटीज हैं। ठीक है, और आपके सामने कौन सी ऐसी चीज है जो लिविंग है। ठीक है, वो आपको आइडिया लगेगा। हैव यू थॉट हाउ दीज टाइनी लिविंग बीइंग्स इंटरेक्ट विद ईच अदर। और ये जो टाइनी लिविंग बीइंग्स हैं, ठीक है, ये किस तरीके से इंटरेक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे से। ठीक है, ये सभी चीजें इस चैप्टर में रहने वाली है। देखो, वन सेकेंड। ठीक है, जो हमारी ह्यूमन आई है, ठीक है, हमारी जो ह्यूमन आई है कैन सी ओनली सब ऑब्जेक्ट्स दैट आर अबाउट अ सर्टेन साइज। हमारी ह्यूमन आई उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को देख सकती है जो कुछ सर्टेन साइज के हैं। ठीक है, कुछ ऐसी चीजें जो किसका कुछ साइज है तो हमें वो विजिबल है। ठीक है, चावल का दाना होता है ना, चावल का दाना बहुत छोटा होता है तब भी हमें विजिबल होता है क्योंकि उसका एक साइज है जो कि हमारी आय देख सकती है। ठीक है, तो फॉर अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से, मैनी टाइनी थिंग्स अराउंड अस रिमेन्ड अननोन। बहुत लंबे समय से ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो हमारी आंखों के सामने हैं बट हम नहीं जानते। ठीक है, हम नहीं जानते कौन क्या है वो सारी चीजें। ठीक है, long ago, people discovered that a curved piece of glass could make a small things look bigger। ठीक है, कोई एक कर्व्ड ग्लास है, लाइक इस तरीके से कोई ग्लास है, इसको कहते हैं कॉनकेव लेंस। यानी कॉनकेव लेंस है अगर, तो उससे क्या होगा कि कोई छोटी चीज हमें क्या है, बड़ी दिखेगी। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास देखा आपने, मैग्नीफाइंग ग्लास। ठीक है, वो कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ इस तरीके से होता है और इसके अंदर जो कांच होता है ना, वो उठा होता है दोनों साइड से। ठीक है, इधर वाली साइड से भी और इसके पीछे वाली साइड से भी इस तरीके से शेप होती है उसकी कांच की। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये कौन सा लेंस है, ये कॉनकेव लेंस है। तो इसको देखते हैं, अगर इसके थ्रू हम देखते हैं तो कोई चीज हमें, छोटी चीज, सूक्ष्म चीज, स्मॉल साइज की जो चीज है वो बड़ी दिखती है, ऑब्जेक्ट मैग्नीफाई हो जाता है। ठीक है, द पीस ऑफ ग्लास वॉज शेप्ड लाइक अ लेंटिल सीड। ठीक है, लेंटिल सीड होता है ना, ठीक है, लेंटिल का सीड जैसे कि जो बीच से थिक होता है, जो बीच थिक इन द मिडल एंड थिन एट द एज। यानी कि ये देखो, इस यहाँ पे साइड पे एज पे पतला है और बीच में इसका जो एरिया है वो ज्यादा है। ठीक है, हेंस दे आर कॉल्ड इट लेंस। तो हम इसको क्या कहते हैं, लेंस। और इस पर्टिकुलरली इस लेंस का नाम होता है कॉनकेव लेंस। पर्टिकुलरली इस लेंस का जो नाम होता है वो होता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, ओवर द टाइम lenses were improved to become more powerful। धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हुआ, लेंसेज जो होते हैं वो और ज्यादा हम उस पर इम्प्रूवमेंट कर पाए। और जैसे कि हम लोग, हमारी आंखें खराब होती हैं तो हम क्या लेंस ग्लास लगाते हैं, उसमें दूर और पास की नजर का होता है। ठीक है, जनरली बच्चों की दूर की नजर कमजोर होती है। ठीक है, तो उस टाइम पे हम कौन सा लेंस यूज करते हैं, पास की नजर कमजोर होती है तो कौन सा लेंस यूज करते हैं। ये सभी चीजें जो हैं टेक्नोलॉजी के साथ हम इवॉल्व करके करते करते आए और हमने इन सभी चीजों का सोल्यूशन निकाला। ठीक है, बाय मेकिंग एडवांसमेंट इन द ग्लास के टाइप्स। ठीक है, इस तरीके से। सो ईच न्यू टूल फ्रॉम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लासेस टू माइक्रोस्कोप। मैग्नीफाइंग ग्लास छोटी चीज को बड़ा करता है, माइक्रोस्कोप बहुत दूर की चीज को क्या है, आपके पास ले आता है, आप देख सकते हो।
तो ये सभी टूल जो हैं सिंपल से लेके एडवांस तक ये धीरे-धीरे इवॉल्व हुए हैं, ठीक है? धीरे-धीरे इवॉल्व हुए हैं। और इन्होंने हेल्प करा है हम ह्यूमन्स को कि हम देख पाएँ जो हमारी आँखें नहीं देख सकती, जो हमारी आँखें नहीं देख सकती। ये जो इन्वेंशन है माइक्रोस्कोप का, इसने ओपन कर दिए हैं fascinating हिडन वर्ल्ड को फिल्ड विथ टाइनी लिविंग क्रिएचर्स, यानी कोई दूर की बहुत दूर की चीज है तो हम माइक्रोस्कोप से उसको देख सकते हैं, ठीक है? सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप जो है, बहुत छोटी चीज को हम बहुत जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए, बैक्टीरिया हो गए, हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, ठीक है? हम उसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं चाहे वो कितनी ही छोटी टाइनी क्रिएचर क्यों ना हो, ठीक है? सो वी विल एक्सप्लोर सम ऑफ दीज लाइफ फॉर्म्स इन दिस चैप्टर, एंड ऐसे ही सारे लाइफ फॉर्म्स जो हैं हम इस चैप्टर में हैं डिस्कस करेंगे, ठीक है? You have already learnt about the amazing variety of living beings. अमेजिंग वैरायटी ऑफ लिविंग बींग्स को हम ऑलरेडी देख लर्न कर चुके हैं, पिछले वाले चैप्टर में हमने काफी सारी चीजें डिस्कस करी। जस्ट लुक अराउंड, देयर आर सो मेनी ब्यूटीफुल प्लांट्स एंड एनिमल्स। अपने आसपास देखोगे तो बहुत सारे प्लांट्स, बहुत सारे एनिमल्स आपको दिखेंगे, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग कल्चर के, ठीक है, दिखेंगे आपको। और ये सभी जो क्रिएचर्स हैं ये डिफरेंट डिफरेंट शेप्स के, साइज के, कलर्स के मिलेंगे। प्लांट्स भी ऐसे अलग अलग कलर्स के, अलग अलग साइजेस के आपको दिखेंगे, ठीक है? सम लिविंग बींग्स आर टाइनी, कुछ कुछ लिविंग बींग्स काफी ज्यादा छोटे होते हैं और कुछ कुछ बहुत ज्यादा बड़े होते हैं। दे डिफर नॉट ओनली इन देयर स्ट्रक्चर बट ऑल्सो इन मैनी अदर फीचर्स। सिर्फ स्ट्रक्चर में नहीं, उनके फीचर्स, उनके क्या वो फंक्शन करते हैं उसमें भी वो काफी ज्यादा डिफरेंट होते हैं, ठीक है? सो ऑल दीज लिविंग बींग्स, ये जितने भी लिविंग बींग्स हैं, जितने भी जो या तो प्लांट्स हो या तो एनिमल्स हो, उनको हम कहते हैं ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? जो जिंदा है, जो सांस ले रहे हैं, जो मूवमेंट कर रहे हैं, ऑल दीज लिविंग बींग्स, ठीक है? चाहे वो प्लांट हो, प्लांट तो मूवमेंट इतना ज्यादा करते नहीं, लेकिन वो ग्रोथ, जब ग्रो होते हैं तो छोटे से बड़े होते हैं, तो वो भी एक तरीके का मूवमेंट है, ठीक है? ठीक है, तो क्या है कि ये सभी जो है लिविंग बींग्स की कैटेगरी में आते हैं और इनको हम कहते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है? सो हैव यू एवर नोटिस्ड द स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिजम्स अराउंड यू दैट इज विजिबल टू द नेकेड आई? कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म आपने देखा है जो आपकी आंख से आपको दिखे सबसे छोटा हो? तो कह सकते हो आप, चींटी देखी होगी सबसे छोटी है, मच्छर देखा होगा छोटा, और भी कोई ऐसी एलिमेंट या कोई आपने लिविंग बीइंग देखा होगा जो बहुत ज्यादा छोटा है, जो कि आप देख सकते हो, ठीक है? थिंक अबाउट इट, हाउ स्मॉल अ थिंग कैन योर आईज एक्चुअली सी, ठीक है? कितनी छोटी सी छोटी चीज आपकी आंखें देख सकती हैं, ठीक है? सो यू माइट हैव सीन सम पीपल यूजिंग रीडिंग ग्लासेस। देखा होगा आपने, काफी लोग जो है रीडिंग ग्लासेस का यूज करते हैं, बिकॉज उनको पास की या छोटे अक्षर नहीं दिखते अच्छे से, तो उनको ग्लास का इस्तेमाल करना पड़ता है। हाउ डज इट हेल्प देम टू सी बेटर? किस तरीके से वो ग्लासेस उनकी हेल्प करते हैं कि वो अच्छे से देख पाए? और व्हाट हैपेंस व्हेन वी यूज अ मैग्नीफाइंग ग्लास टू ऑब्जर्व समथिंग, ठीक है? तो लेट अस ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है? यहाँ पे एक एक्टिविटी है, देखो। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन 2.1, फिल द वाटर, ठीक है? ओके, टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास, ठीक है? फ्लास्क मेड अप ऑफ ग्लास एज शोन इन द फिगर। ये आपने, मेरे पीछे जो इमेज है वो एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, ठीक है? क्लोज द माउथ ऑफ द फ्लास्क विद अ कॉर्क, ठीक है? वन सेकेंड, यहाँ पे कोई और इमेज है भी नहीं, हाँ ठीक है। तो क्या करना है आपको, उसका जो मुंह है, उसका जो मुंह है उसको बंद कर देना है। नाउ प्लेस द फ्लास्क ऑन एन ओपन बुक एंड लुक एट द लेटर्स थ्रू इट। तो अगर आपके पास कोई कांच का फ्लास्क है और अगर उसमें आप क्या करोगे, वाटर फिल कर दोगे और उसको किसी बुक के ऊपर रखोगे, जो छोटे उसमें लेटर्स जो है छोटे छोटे लिखे हों, तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे देखो, यहाँ पे एक लिखा है वर्ड एंटीबॉडीज। वैसे वो काफी छोटा है वर्ड, बट ग्लास के थ्रू वो बड़ा दिख रहा है, ठीक है? पानी भरा है उसके अंदर, उसके थ्रू वो मैग्नीफाई हो गया है, ठीक है? सो डू यू नोटिस समथिंग इंटरेस्टिंग? क्या आपने कुछ इंटरेस्टिंग नोट करा? द लेटर्स अपीयर लार्जर, जैसे कि यहाँ पे वर्ड है, ठीक है, एंटर्स, बॉडी, ऑल्सो, माइक्रोब, ये सभी वर्ड जो हैं थोड़े बड़े होके, मैग्नीफाई होके दिख रहे हैं, ठीक है? दिस हैपेंस बिकॉज जो फ्लास्क में पानी भरा है वो क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। जो पानी है, वाटर है, वो एक्ट कर रहा है लाइक अ मैग्नीफाइंग ग्लास। नाउ
यूज अ रियल मैग्नीफाइंग ग्लास। अब आपको रियल मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करना है टू लुक एट स्मॉल ऑर्गेनिजम्स लाइक एन एंट। ठीक है, अगर आप चींटी को देखोगे मैग्नीफाइंग ग्लास में तो वो आपको बड़ी दिखेगी। वेयर यू एबल टू सी द डिटेल्स ऑफ इट्स बॉडी मोर क्लियरली। और वहां पे आप उसकी जो बॉडी की डिटेल्स हैं, ठीक है, हैंड्स हैं और लेग्स हैं, ठीक है, उसका माउथ है, वो सब अच्छे से आप देख सकते हो क्लियरली। क्योंकि वैसे बहुत छोटी होती है, नेकेड आई से आप उसकी डिटेल्स नहीं देख सकते। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल वर क्यूरियस टू एक्सप्लोर द टाइनी ऑर्गेनिजम्स अराउंड देम। और काफी समय से लोग जो हैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि वो जो छोटी छोटी ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइनी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनको एक्सप्लोर करें। बट दे कुड नॉट सी देम विद देयर नेकेड आई। लेकिन वो अपनी नेकेड आई से उसको नहीं देख सकते, ठीक है, अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। सो हाउ डिड वी फाइनली डिस्कवर दिस इनविजिबल वर्ल्ड। तो हमने किस तरीके से ये जो इनविजिबल वर्ल्ड है, जो हम नहीं देख पा रहे हैं, हमने उसको कैसे डिस्कवर किया। डू यू नो विच साइंटिफिक डिस्कवरी हेल्प अस टू सी द टाइनी वर्ल्ड ऑफ द फर्स्ट टाइम। और कौन सी ऐसी डिस्कवरी थी, इन्वेंशन थी, जिसकी वजह से हम इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को देख पाए। क्या थी वो चीज, ठीक है। तो वो था माइक्रोस्कोप, ठीक है। माइक्रोस्कोप ऐसा एलिमेंट क्या होता है कि इस तरीके से होता है कुछ, ठीक है। और आप यहाँ पे एक प्लेट में कोई भी ऐसा कह सकते हो, कोई भी चीज रखोगे तो आपको वहां दिखेगा कि यहाँ पे कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं, टाइनी ऑर्गेनिजम्स यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो कि सिर्फ इस टेलीस्कोप के थ्रू ही दिखेंगे। इस टेलीस्कोप के थ्रू ही आपको दिखेंगे। अगर आप अपनी आंखों से देखने की कोशिश करोगे तो वो आपको नहीं दिखेंगे, ठीक है, वो आपको नहीं दिखेंगे। मान लो यहाँ पे आपने एक कप लिया, ठीक है, इसमें छोटा सा कुछ भी एलिमेंट रखा, उसके आप ऊपर आप देख सकते हो, कोई भी आप वीडियो देखोगे ना माइक्रोस्कोप की, तो उसमें आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म दिखेंगे मूव करते हुए, ठीक है। उससे आपको क्लियर होगा कि ये काफी कह सकते हो कि एडवांस इन्वेंशन थी माइक्रोस्कोप, जिससे हम उन ऑर्गेनिजम्स को देख पाए जो हमारी नेकेड आई से हम नहीं देख सकते, ठीक है। तो 1665 में अ साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट हुक, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। और ही वॉज अ केयरफुल ऑब्जर्वर। वो काफी ज्यादा कह सकते हो वो केयरफुल ऑब्जर्वर थे, एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे, ठीक है, केयरफुल ऑब्जर्वर थे और एक स्किल्ड आर्टिस्ट थे। ये बुक का कवर पेज आप देखो राइट साइड में, ये आपको देख भी सकते हो कि माइक्रोग्राफिया और सम साइकोलॉजिकल डिस्क्रिप्शंस ऑफ minute bodies made by magnifying glasses with ये ऑब्जर्वेशन एंड इंक्वायरीज देयर अपॉन, ठीक है। ये इनकी बुक थी, इन्होंने बुक लिखी थी रॉबर्ट हुक ने, जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया, ठीक है। इस बुक में क्या है, इस बुक में क्या है, यहाँ पे इन्होंने शो करा है डिटेल्ड ड्राइंग्स ऑफ टाइनी थिंग्स, जो हमारी नेकेड आई नहीं देख सकती, वो टाइनी थिंग्स की इन्होंने डिटेल्ड ड्राइंग बना रखी है, ठीक है, दैट पीपल हैड नेवर सीन बिफोर। थिंग्स ही सॉ यूजिंग अ टूल वी नाउ कॉल्ड अ माइक्रोस्कोप। यानी कि जो माइक्रोस्कोप है, जो मैंने अभी इमेज बनाई है आपके सामने, इसको इन्होंने इन्वेंट करा, बनाया, और इस टूल के इस्तेमाल से इन्होंने वो दुनिया देखी जो हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते, ठीक है। हिज माइक्रोस्कोप मेड थिंग्स लुक 200 to 300 टाइम्स बिगर, ठीक है, 200 से 300 टाइम्स बिगर जो है इमेज शो करता है देन व्हाट वन कुड सी विद द अनएडेड आई, ठीक है। एक दिन ही लुक्ड एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क, ठीक है, एट अ थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क एंड सॉ इट वाज मेड ऑफ मैनी स्मॉल एम्प्टी स्पेसेस। और वो कॉर्क किस तरीके से बना होता है, काफी स्मॉल खाली जगहें होती हैं, एम्प्टी प्लेसेस होते हैं, स्पेस होते हैं उसमें। और दीज कंपार्टमेंट्स रिमाइंडेड हिम ऑफ अ हनी कॉम। और वो जो कॉर्क है वो किस तरीके से लग रहा था, एक हनी कॉम की तरह। अगर आपने हनी कॉम देखा होगा तो उसको उसकी याद आ रही थी उस चीज को देखते हुए। जैसे कि यहाँ पे राइट साइड में आप देखोगे ना, ये जो इमेज है हनी कॉम की तरह लग रही है, ऐसा उसको लग रहा था देखने में। देन उसने क्या करा, ही ड्रू, उसने उस चीज को बनाया, ही ड्रू व्हाट ही सॉ एंड कॉल्ड ईच स्मॉल स्पेस अ सेल। तो हर छोटी जगह जो उसको खाली स्पेस दिखा, उसने उसको क्या नाम दिया, उसने उसको नाम दिया सेल, उसने उसको नाम दिया सेल। एंड दिस वाज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल वाज यूज्ड इन साइंस।
ये पहली बार था कि जो वर्ड सेल है वो पहली बार साइंस में यूज होने लगा, जो दिखलाता है, डिस्क्राइब करता है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या बना, सेल की डेफिनेशन क्या बनी, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है। अराउंड द सेम टाइम इन द 1660s, अराउंड द सेम टाइम इन द 1660s, एंड एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ठीक है, एंटोनी वैन ल्यूवेनहोक, ल्यूवेनहोक, एक डच साइंटिस्ट, एक डच साइंटिस्ट ने बनाया, मेड बेटर लेंसेज, उसने और अच्छी तरीके से लेंसेज को बनाया जो अलाउ करते हैं उसको देखने में, टू बिल्ड मोर यूजफुल माइक्रोस्कोप्स। अच्छे लेंसेज का इजाद करा, इन्वेंशन करा, और वो ज्यादा और अच्छे से, ठीक है, देख सकते हैं, मैग्नीफाई कर सकते हैं। एंड ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू क्लियरली सी एंड डिस्क्राइब टाइनी लिविंग थिंग्स। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सी एंड डिस्क्राइब द टाइनी लिविंग थिंग्स, बहुत छोटी छोटी चीजें, जिसको नाम दिया गया बैक्टीरिया एंड ब्लड सेल्स। बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स, ठीक है, बैक्टीरिया और ब्लड सेल्स का नाम दिया गया। बिकॉज ऑफ दिस ही इज नोन एज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो एंटोनी वैन, इतना ही नाम याद रखो, एंटोनी वैन जो थे उनको बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है। अभी पीछे इमेज देख सकते हो, ठीक है। पहली इमेज तो थी माइक्रोग्राफिया बुक की, पहली जो इमेज थी जो हमने देखी भी थी कि माइक्रोग्राफिया इमेज माइन्यूट थिंग्स के ऊपर जो मैग्नीफाई करके दिखाता है, वो टाइटल के साथ हमने देखा। फिर सेकंड है ये हमारा माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप है जो कि रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया था। ये जो माइक्रोस्कोप इस तरीके से है, और यहाँ पे टाइनी ऑब्जेक्ट्स को देख रहा है। और कॉर्क के सेल्स एज पब्लिश्ड इन द माइक्रोग्राफिया, और ये जो है इमेज, कॉर्क के अंदर बीच में छोटे छोटे छेद हैं, ठीक है, वो इसको दिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है। अब हमने देखा कि सेल जो है वो सेल क्या है, सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, यानी हमारी लाइफ का बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। बेसिक यूनिट क्या है, सेल है। तो अब हमारा क्वेश्चन आएगा कि सेल होता क्या है, बेसिकली क्या होता है इसका स्ट्रक्चर, क्या क्या चीजें होती हैं सेल में, वो सभी चीजें आप समझते हैं। ठीक है। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो किससे बने हैं, वो बने हैं सेल से। जितने भी लिविंग बींग्स हैं वो बने हैं हमारे सेल्स से। ठीक है। यू माइट वंडर व्हाट सेल्स एक्चुअली लुक लाइक, और आपके मन में क्वेश्चन भी आता होगा, वंडर करते होगे कि यार ये सेल दिखता कैसा है, व्हाट इज द एक्चुअल शेप ऑफ सेल। लेट अस टेक अ क्लोजर लुक एट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। पहले हम बेसिक स्ट्रक्चर देखेंगे सेल का क्या होता है, किसके इस्तेमाल से, यूजिंग अ माइक्रोस्कोप, यूजिंग अ माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पे एक एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम देखेंगे माइक्रोस्कोप में किस तरीके से जो है स्टडी करेंगे सेल की और क्या शेप होती है। ठीक है। क्या करना है एक्टिविटी में, टेक एन अनियन बल्ब फ्रॉम योर किचन और अ गार्डन एंड वॉश इट थॉरली विद वाटर। अनियन लेना है आपको, ठीक है। कट द अनियन बल्ब वर्टिकली इनटू टू पीसेस, जैसे कि इसने करा है यहाँ पे, पीसेस में कट कर दिया अनियन को। ठीक है। कट कर दो प्याज को दो पीसेस में। टेक वन पीस ऑफ अनियन, एक पीस लो अनियन का, एंड पुल आउट द थिन ट्रांसपेरेंट लेयर फ्रॉम इट्स इनर सरफेस। ठीक है। एक छोटी सी सरफेस निकालो उसमें से, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फोरसेप्स, जो ये कर रहा है, ठीक है, निकाल रहा है ना, उसको उस तरीके से करना है। दिस लेयर इज कॉल्ड अनियन पील, यानी कि आपको एक अनियन पील निकालनी है। ठीक है। ठीक है। अब क्या करना है, इसको पील को क्या करना है, एक पेट्री डिश क्या होती है, ये जो गोल सी होती है, ठीक है, इसमें रखना है, या इस वाले इस पे रख सकते हो। ये जो शीशे का है ना, इसको पेट्री डिश कहते हैं। कंटेनिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन रेड कलर्ड स्टेन। ठीक है। ये केमिकल डालना है सेफ्रेनिन, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सेफ्रेनिन। ठीक है। 30 सेकंड के लिए, ठीक है, 30 सेकंड के लिए उसको डालना है उसके ऊपर। दिस विल गिव अ पिंकिश कलर टू द सेल्स। ये क्या करेगा, सेल्स को पिंक कलर देगा और हेल्प करेगा कि हम उसको क्लियरली देख पाए, मूवमेंट जो हो रहा है वो क्लियरली देख पाए सेल्स की। ठीक है। अब हम क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश, विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश ट्रांसफर द ओनियन पील टू अनदर पेट्री डिश। यानी कि पहले आपने इसमें लिया,
फिर उसके उसमें मतलब वो केमिकल डाल दिया सैफरनिन, और उसके बाद इस वाली पेटी डिश में उसको रख दिया, स्क्वायर वाली, ठीक है? कंटेनिंग वाटर टू रिंस द पील एंड रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन, और उसमें हल्का सा पानी डाल दिया, जिससे क्या होगा, जो एक्स्ट्रा स्टेन है वो निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे अनियन पील 1 ड्रॉप ऑफ सैफरनिन डाला इसमें, यहाँ पे देखो, यहाँ डाला ये अनियन पील में, और फिर हल्का सा इसको पानी से धो दिया, जिससे क्या होगा, उसके ऊपर जो एक्स्ट्रा स्टेन होगा वो रिमूव हो जाएगा, ठीक है? नाउ क्या करना है, केयरफुली प्लेस द चेन्ड अनियन पील ऑन द ग्लास साइड यूजिंग अ थिन ब्रश। एक थिन ब्रश के साथ उसको रख दो, एंश्योरिंग इट डज नॉट ब्रेक और फोल्ड, और ये इंश्योर करना है कि वो मुड़े ना और टूटे ना। अब क्या करना है, यहाँ पे इसने क्या करा है, ग्लाइसरीन डाल दिया, ग्लिसरीन डाल दिया इसके ऊपर, ठीक है? ग्लिसरीन डालना है, पुट अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द अनियन पील। अब उस अनियन पील के ऊपर ग्लिसरीन डालना है, ठीक है? द ग्लिसरीन विल प्रिवेंट ड्राइंग ऑफ द सेल्स, और ग्लिसरीन क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा कि वो सूखे ना, जो सेल्स है वो सूखे ना। एंड इम्प्रूव क्लैरिटी फॉर बेटर विजुअलाइजेशन ऑफ सेल, जिससे हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा कि सेल किस तरीके से है, ठीक है, दिख रहा है। अब क्या करना है, स्लोली प्लेस अ कवर स्लिप ओवर द पील, जैसे कि यहाँ पे एक कवर स्लिप यहाँ पे लिख रही है ना, ये देखो यहाँ पे मैं बना भी रहा हूँ, यहाँ पे देखिए, ये देखो, ये कवर स्लिप जो है ना, इसको उसके ऊपर रखेंगे, उसको ढक देंगे, जैसे यहाँ पे ढक दिया, ठीक है, इसको ढक देंगे उससे, ठीक है? और यूजिंग अ नीडल सच दैट नो एयर बबल्स गेट ट्रैप्ड, ठीक है, और आराम से रखना ताकि एयर बबल ना बने उसमें, ठीक है? फिर यूज ब्लोटिंग पेपर टू जेंटली वाइप ऑफ एक्स्ट्रा ग्लिसरीन, और एक ब्लोटिंग पेपर लेना है, एक्स्ट्रा ग्लिसरीन को हटा देना है अराउंड द एजेस ऑफ द कवर स्लिप। व्यू द स्लाइड अंडर अ माइक्रोस्कोप, अब इसको, ये जो छठा वाला इमेज दिख रहा है, ये आपका फाइनल इमेज है, इसको आप कैसे माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है आपको, ठीक है? और अब फोल्ड्स को कंपेयर इट विथ फिगर 2.3, ठीक है? फिगर 2.3, ये रही ये इमेज, ठीक है? व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू फाइंड इन फिगर 2.3 सी एंड 2.3 डी, ठीक है? यानी कि इस इमेज में और इस इमेज में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है, क्या सिमिलैरिटीज आपको दिख रही है? अब ये जो है हमारी, ये जो है, ये इमेज है हमारी सेल की, ये कुछ इस तरीके से हमारा सेल जो है आपको दिखेगा। लाइक आपके देखो ऐसे ब्लॉक्स बने रख रहे हैं, ब्लॉक्स बने हुए दिख रहे हैं आपको ना ऐसे, ये जो होते हैं, ये होते हैं सेल वॉल, ठीक है? सेल वॉल्स होती हैं, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन है, ये बीच में जो है न्यूक्लियस है, और ये साइटोप्लाज्म है, ठीक है? जो बीच का एरिया साइटोप्लाज्म है, और ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो लाइन है, ठीक है? ये लाइन और ये सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन है, बीच वाला जो गोल गोल ये डॉट्स हैं, ये सब क्या है, न्यूक्लियस, और साइटोप्लाज्म क्या है, ये बीच वाला जो एरिया है, ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पे देखो एक दीवार बनी हुई है, ईंट रखी हुई है उसमें, तो सिमिलैरिटी आपको दिख रही होगी कि किस तरीके से बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है दोनों में, एक सेल में, ठीक है, और एक वॉल मेड ऑफ ब्रिक, ठीक है? यू विल ऑब्जर्व नियरली रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप में देखोगे तो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, ठीक है? दीज आर द सेल्स ऑफ द अनियन पील, ये क्या है, अनियन पील पे बने हुए सेल्स हैं, विच आर क्लोजली अरेंज्ड विदाउट एनी स्पेस बिटवीन देम, यानी कि जैसे कि इस वाले में इमेज में कोई बीच में स्पेस नहीं है, ईंटों के बीच में, ब्रिक्स के बीच में, उसी तरीके से यहाँ पे भी इनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है, ठीक है? ट्राई टू ऑब्जर्व द पील्स ऑफ द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू। अब आपको कोई क्या लेना है, एक दूसरा लीव लेना है, कोई भी लीफ लेना है किसी प्लांट का, यू विल फाइंड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, आपको दिखेगा कि और भी जो भी प्लांट्स हैं वो सभी जो हैं सेल्स से बने हैं। व्हाट डू यू थिंक द बॉडी ऑफ एन एनिमल इज मेड ऑफ, और अगर आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन उठता होगा कि हमने प्लांट्स के बारे में देख लिया, तो एनिमल की बॉडी पे किस तरीके से जो है सेल प्रेजेंट होता है, किस तरीके से बना होता है, ठीक है ना? लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस आल्सो, ठीक है? लेट अस इन्वेस्टिगेट दिस आल्सो। रिंस योर माउथ विद क्लीन वाटर, अपने मुंह को अच्छे से धोना है, ठीक है, पानी के साथ। यूज द ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक, अपने ब्लंट एंड ऑफ द क्लीन टूथपिक लेना है, ठीक है? विद जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक, अपने जैसे आप दांत साफ करते हो ना, उसी तरीके टूथपिक लेना है, और जेंटली स्क्रैप द इनसाइड ऑफ योर चीक, ठीक है? Place the scraped material in a drop of water on a clean glass.
स्लाइड एंड स्प्रेड इट इवनली। क्या करना है, अगर आपके पास कोई ऐसे फ्लैश का टुकड़ा हल्का सा आ जाता है उस पे, तो उसको रखना है, हल्का सा उसको रिंस करना है क्लीन ग्लास पे रख के, और उसको स्प्रेडली इवनली स्प्रेड कर देना ताकि वो पूरी तरीके से उसको फैला देना है। ठीक है। एड अ ड्रॉप ऑफ मिथाइलिन ब्लू, अ ब्लू कलर स्टेन। ठीक है, उसमें मिथाइलिन ब्लू डालना है ताकि अगर उस पे सेल हो तो वो प्रॉपर्ली दिखे ब्लू कलर का। ठीक है, ब्लू कलर का वो दिखे ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड। एडिंग स्टेन इंप्रूव द विजिबिलिटी ऑफ द मटेरियल। अब क्या होगा, स्टेन डालने से ब्लू कलर से आपको सेल ब्लू कलर में दिखेगा, आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगा कि ये सेल है। अंडर द माइक्रोस्कोप बाय इंक्रीजिंग कॉन्ट्रास्ट। ठीक है, 1 मिनट के बाद एड अ ड्रॉप ऑफ ग्लिसरीन ओवर द मटेरियल ऑन द स्लाइड टू प्रिवेंट द सेल्स फ्रॉम ड्राइंग। अगेन ग्लिसरीन डालना है ताकि वो जल्दी सूखे ना, ड्राई ना हो जाए। ठीक है। नाउ केयरफुली प्लेस अ क्लीन कवर स्लिप ऑन द मटेरियल। जैसे हमने उसको ढका था एक कवर स्लिप से, वापस उसको भी हमें ढकना है। एंड रिमूव द एक्सेस ग्लिसरीन फ्रॉम द एजेस ऑफ द कवर स्लिप यूजिंग ब्लॉटिंग पेपर। ब्लॉटिंग पेपर से हमें एक्स्ट्रा जो ग्लिसरीन है उसको हटा देना है। अब उसको क्या करना है, हमें माइक्रोस्कोप के नीचे रखना है और ड्रॉप व्हाट यू सी इन द नोटबुक। ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा, आपको कुछ इस तरीके की इमेज दिखेगी जो मेरे ऊपर बनी हुई है। तो ये क्या है, माउथ ऑफ ह्यूमन चीक सेल्स। देखो किस तरीके से बना है। ठीक है, अब ये जो बाहर है इसकी जो लाइन है ये सेल मेम्ब्रेन है, ये जो बीच का व्हाइट व्हाइट पार्ट है ये साइटोप्लाज्म है, और जो ब्रूट का डार्क ब्लू पार्ट है, डार्क ब्लू, इसको न्यूक्लियस कहते हैं। इसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो तीन चीजें यहाँ पे भी हैं, सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है और न्यूक्लियस है। बट यहाँ पे आपको सेल वॉल नहीं दिखेगी, जो कि प्लांट में प्रेजेंट थी। सेल वॉल यहाँ पे नहीं दिख रही। तीन चीजें दिख रही हैं बट सेल वॉल नहीं दिख रही। ठीक है, व्हाट डिड यू ऑब्जर्व, आपने यहाँ पे क्या देखा। यू विल ऑब्जर्व अ पॉलीगॉन शेप्ड स्ट्रक्चर। वहां पे स्क्वायर रेक्टेंगुलर शेप स्ट्रक्चर बने हुए थे, एक ब्रिक जैसे एक दीवार होती है, ब्रिक बाय ब्रिक रखे होते हैं, वहां पे प्लांट में ऐसा दिख रहा था। बट एनिमल में कैसा दिख रहा है, पॉलीगन शेप्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है। और दीज आर चीक सेल्स, ये हमारे चीक के सेल्स हैं, विच फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ योर माउथ। ठीक है, जो आपके मुंह के अंदर वाला पार्ट है। क्या सिमिलैरिटीज और क्या डिफरेंस आपने ऑब्जर्व करे बिटवीन द सेल्स ऑफ अनियन पील इन एक्टिविटी 2.2 एंड ह्यूमन चीक सेल्स। क्या आपको डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज आपको देखने को मिली। तो आप देखोगे यू हैव ऑब्जर्व दैट सेल्स हैव थ्री मेन पार्ट्स। सेल्स के तीन मेन पार्ट्स हैं। एक थिन आउटर लाइनिंग, जैसे कि यहाँ पे ये जो है आउटर लाइनिंग है, ये थिन आउटर लाइनिंग। फिर एक सेंट्रल रीजन, जैसे कि ये बीच का पार्ट, एंड अ स्मॉल राउंड स्ट्रक्चर इनसाइड इट, जैसे कि ये न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस, पहले तो ये वाला पार्ट, फिर ये बीच का पार्ट, फिर ये डॉट वाला पार्ट जो कि डार्क है। आप देखोगे। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको कहते हैं सेल मेम्ब्रेन। द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन, द आउटर लेयर इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। द राउंड स्ट्रक्चर इन द मिडल इज द न्यूक्लियस, और वो बीचों बीच जो डार्क कलर का जो एरिया है उसको हम न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, उसको हम कहेंगे न्यूक्लियस, विच इज ऑल्सो कवर्ड बाय थिन मेम्ब्रेन, वो भी एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड है। द स्पेस बिटवीन द सेल मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस इज फिल्ड विद साइटोप्लाज्म। और सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के जो बीच का हिस्सा है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, तो ये जो तीन चीजें हैं, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस, आर द बेसिक पार्ट ऑफ सेल। ठीक है, इसको मार्क कर लो। क्या, द थ्री सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस आर द बेसिक पार्ट ऑफ सेल। ये क्या है, बेसिक पार्ट है सेल का। सम सेल्स लाइक अनियन पील सेल्स हैव एन एक्स्ट्रा आउटर लेयर, उसमें एक एक्स्ट्रा आउटर लेयर थी, जैसे मैंने बताया था सेल वॉल। ठीक है, जो कि एनिमल्स में प्रेजेंट नहीं होती सेल वॉल, लेकिन प्लांट्स में सेल वॉल प्रेजेंट होता है। तो उसका क्या फंक्शन होता है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज स्ट्रक्चर्स इन सेल, व्हाट फंक्शंस डू दे परफॉर्म, आर दीज फंक्शंस इंपॉर्टेंट फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। तो ये सभी क्वेश्चन उठते हैं कि सेल में इन सभी चीजों का क्या फंक्शन है, साइटोप्लाज्म का, सेल मेम्ब्रेन का, न्यूक्लियस का, और एक एक्स्ट्रा होता है प्लांट्स में सेल वॉल, क्या फंक्शन है और क्यों इंपॉर्टेंट है फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन उठते हैं। जो सेल मेम्ब्रेन है
जो सेल मेम्ब्रेन है, जो बाहर की लेयर है, वो एनक्लोज करती है साइटोप्लाज्म को और न्यूक्लियस को, उसको बाहर से ढकती है, ठीक है। इस तरीके से बाहर के एरिया को कहते हैं सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। और बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है न्यूक्लियस, और ये जो हिस्सा है इसको कहेंगे साइटोप्लाज्म। इसको मार्क करने की जरूरत नहीं है, ये तो दिख ही रहा है, क्योंकि ये वाला एरिया जो खाली वाला पार्ट है, जो व्हाइट वाला पार्ट है, वो साइटोप्लाज्म है। द सेल मेम्ब्रेन सेपरेट वन सेल फ्रॉम अनदर। तो सेल मेम्ब्रेन क्या करता है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग अलग कर रहा है। साइट सेल मेम्ब्रेन क्या कर रहा है, एक सेल को दूसरे सेल से अलग अलग कर रहा है। यानी आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, ऐसे दिख रहा है ना आपको, 3 3 है, तो वो चीज सेल मेम्ब्रेन का काम है। इट इज पोरस एंड अलाउ द एंट्री ऑफ मटेरियल एसेंशियल फॉर लाइफ प्रोसेस। ये पोरस होता है, मतलब इसमें अगर कोई ऐसी चीज जो जरूरत है सेल को, वो इसके अंदर एंटर हो जाएगी। सेल मेम्ब्रेन ऊपर से खुल जाएगा और उसके अंदर वो चीज एंटर हो जाएगी, वो सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाएगा, ठीक है। तो ये अलाउ करता है एसेंशियल चीज जो जरूरी है सेल को, वो इसके अंदर एंटर हो जाए, ठीक है। एंड एग्जिट भी करता है वेस्ट मटेरियल। अगर कोई वेस्ट है सेल में, तो वो भी सेल मेम्ब्रेन खुल जाएगा, वेस्ट निकल जाएगा, सेल मेम्ब्रेन बंद हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं अगर आपको एग्जांपल दूं कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, तो ये क्या करेगा ना, ये ऐसे खुल जाएगा, और इसमें कोई चीज ऐसे आनी होगी तो ये आ जाएगी, और निकलनी होगी तो निकल भी जाएगी इस तरीके से। अब बात आती है साइटोप्लाज्म की, ठीक है। साइटोप्लाज्म में बीच का पार्ट है, जो खाली हिस्सा है, जो व्हाइट कलर को मैंने दिखाया था अभी, ये वाला एरिया। 1 सेकेंड, ऐसे नहीं समझ आएगा। ये जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, जो खाली एरिया, इसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। तो ये क्या कंटेन करता है, अदर कंपोनेंट्स ऑफ द सेल। ये दूसरे कंपोनेंट्स जो सेल के होते हैं, इसके अंदर काफी चीजें होती हैं, अभी इसमें दिखा नहीं रखा। अदर कंपोनेंट्स ऑफ सेल जो होता है वो इसमें होता है। एंड कंपाउंड्स होते हैं, जैसे सच एज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल और सॉल्ट। क्या क्या चीजें होती हैं सेल साइटोप्लाज्म में, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स और सॉल्ट्स, यानी कि सेल के अंदर ही सभी चीजें प्रेजेंट होती हैं। तो मोस्ट ऑफ द लाइफ प्रोसेसेस, जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होते हैं जो जरूरी होते हैं लाइफ को सस्टेन करने के लिए, वो यहीं पे होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है। यहीं होते हैं विद इन द साइटोप्लाज्म। और अब बात आती है न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो रेगुलेट करता है जितनी भी एक्टिविटीज अकर हो रही हैं विद इन द सेल। हर सेल में कुछ ना कुछ एक्टिविटी होती है जिससे हमारी बॉडी रन करती है, जिससे प्लांट बॉडी रन करती है, ग्रो होती है, न्यूट्रिशन आता है। तो न्यूक्लियस जो है रेगुलेट करेगा जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, और इट ऑल्सो रेगुलेट्स ग्रोथ। ये ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है, ठीक है, ग्रोथ को भी रेगुलेट करता है। एंड मैंने कहा था कि एक ऐसी चीज होती है जो एनिमल सेल्स में नहीं होती है बट प्लांट सेल्स में होती है, जिसको कहते हैं हम सेल वॉल। सेल वॉल क्यों होती है सेल वॉल प्लांट सेल्स में, क्योंकि प्लांट सेल्स को ये रिजिडिटी और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर एक प्लांट है वो सीधा खड़ा है बिकॉज ऑफ सेल वॉल, ठीक है। ये प्लांट वेल वो प्लांट्स को स्ट्रेंथ और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। हम एज ह्यूमंस, एनिमल्स, हमें जरूरत नहीं है सेल वॉल की, बिकॉज हमारी बॉडी मूव कर सकती है, और हमारे बॉडी में अलग और फंक्शंस हैं जो सेल वॉल का रिप्लेसमेंट है, ठीक है। हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, बट प्लांट्स जो है मूव नहीं करते, एक जगह रहते हैं, तो उनको स्ट्रेंथ देता है, उनकी बॉडी को, स्ट्रक्चर को सीधा खड़े करने में हेल्प करता है सेल वॉल, ठीक है। दिस इज व्हाई सेल्स आर अरेंज्ड कॉम्पैक्टली विद ईच अदर एंड लुक फर्म इन स्ट्रक्चर। और बहुत ज्यादा, जैसे एक ब्रिक होती है, कह सकते हैं वॉल होती है ब्रिक की बनी हुई, ठीक है, ईंट की दीवार, वैसे ही उसमें लगता है, ताकि वो एक स्ट्रक्चर को स्ट्रेंथ दे पाए, रिजिडिटी दे पाए, ठीक है। अब एक स्टेप फर्दर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे और चीज सीखते हैं सेल के अंदर और क्या क्या चीजें होती हैं। cells in all the parts of plant cells in all the parts of the plants have tiny rod shaped structures called plastids। यानी कि सेल्स के अंदर, अगर प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल की बात करें, तो उसमें एक एलिमेंट होता है प्लास्टिड, और उस प्लास्टिड के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और वो कंटेन करता है क्लोरोफिल। जो हरा कलर आपको प्लांट में दिखता है,
वो दिखता है बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल, ठीक है। तो सेल वॉल, सेल्स के अंदर क्या होता है, प्लास्टिड होता है, टाइनी रॉड शेप स्ट्रक्चर, इस तरीके से रॉड शेप स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये होते हैं प्लास्टिड्स। इन प्लास्टिड्स के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और क्लोरोप्लास्ट में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इतना समझ आ गया। विच मेक्स देम ग्रीन, जो प्लांट को ग्रीन शेप, ग्रीन कलर देता है और हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। अब आप बोलोगे फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें जो लीव्स होती है, जो प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट को कन्वर्ट करते हैं इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, इनटू द कार्बन, कैसे, क्या कह रहा हूं मैं, जो फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो लाइट होती है ना, सनलाइट, उसको कन्वर्ट करते हैं इनटू फूड। ये फूड होता है प्लांट्स का, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड को भी वो वहां से एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो नॉन ग्रीन जो पार्ट्स होते हैं, जहां पे ग्रीनरी नहीं होती, दे हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ सब्सटेंसेस। तो वहां पे क्या होता है, सब्सटेंस का स्टोरेज होता है। सब्सटेंस जो बनाया जा रहा है फूड, वहां पे वो स्टोर होता है। तो प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस। प्लांट सेल में भी एक लार्ज स्पेस होता है जिसमें कुछ नहीं होता, एम्प्टी स्पेस होता है, ठीक है, नॉन ग्रीन पार्ट होता है। उसको हम कहते हैं वैक्यूल, उसको हम कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि प्लांट्स में क्या होते हैं, सेल्स में प्लास्टिड्स होते हैं जो कि रॉड शेप स्ट्रक्चर होते हैं, उसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट, और क्लोरोप्लास्ट जो है क्लोरोफिल कंटेन करता है। और ये जो क्लोरोफिल होता है ना, ये ग्रीन कलर देता है और हेल्प करता है प्लांट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को होने में, ठीक है। प्लांट सेल्स में कुछ ऐसे एरिया होते हैं जो नॉन ग्रीन पार्ट होते हैं, लार्ज एम्प्टी लुकिंग एरिया, जो खाली स्पेस है, उसको कहते हैं वैक्यूल, ठीक है। दिस हेल्प द प्लांट सेल स्टोर इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस, और ये जो है हेल्प करता है प्लांट सेल को कि ये इंपॉर्टेंट चीजों को स्टोर करे और वेस्ट को निकाले और मेंटेन करे शेप ऑफ द सेल, मेंटेन करे शेप ऑफ द सेल। ये जो है स्ट्रेंथ देता है, सपोर्ट देता है प्लांट को। तो एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स आर यूजुअली नॉट प्रेजेंट। एनिमल सेल्स में वैक्यूल्स नहीं होते, वैक्यूल्स नहीं होते। इफ प्रेजेंट, अगर वो प्रेजेंट भी होते हैं तो दे आर यूजुअली स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं, बड़े नहीं होते। दीज स्मॉल वैक्यूल्स स्टोर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि वाटर में डिसॉल्व होते हैं। तो सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, सेल इज नॉट जस्ट अ सिंपल बैग ऑफ लिक्विड, इट इज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कि काफी डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स से मिलके बना है, और हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है, हर पार्ट का एक स्पेशल फंक्शन है जो सेल को अलाउ करता है एंड इन टर्न द एंटायर ऑर्गेनिज्म टू वर्क, ताकि जो ऑर्गेनिज्म है वो वर्क कर पाए। अब जो पार्ट ए है वो एनिमल सेल है, और बी जो है वो प्लांट सेल है। अब डिफरेंस यहीं पे दिख जाएगा आपको। देखो, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन है एनिमल सेल में, ठीक है, फिर न्यूक्लियस है, फिर क्या है, साइटोप्लाज्म। ये जो ब्लू वाला एरिया है, जो हल्का ब्लू है, ये साइटोप्लाज्म है। अच्छा, ये उस, हाँ, दोनों में साइटोप्लाज्म यहीं पे है। और फिर ये जो है ना, रॉड शेप छोटे छोटे हैं, ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। यानी कि मैं लिख देता हूं, पावर हाउस ऑफ सेल, यानी कि ये पावर प्रोवाइड करता है सेल को, पावर यानी एनर्जी प्रोवाइड करता है सेल को। तो एनिमल सेल में क्या क्या चीजें होती हैं, मैं वो मार्क करूंगा रेड से। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और वो प्लांट में ऑलरेडी, प्लांट में भी होती है, लेकिन एनिमल्स में ये चीजें पाई जाती हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो प्लांट सेल में एक्स्ट्रा होती हैं, ठीक है। फिर होती है न्यूक्लियस, फिर होता है साइटोप्लाज्म, और होता है माइटोकॉन्ड्रिया। ये होती है एनिमल सेल। अब मैं बात करूंगा प्लांट सेल की ब्लैक से, ठीक है। इसमें ये जो ऊपर का पार्ट देख रहे हो ना, ये एक्स्ट्रा पार्ट है। ये क्या है, ये है सेल वॉल, ये है सेल वॉल, ठीक है, आपको दिख रहा है सेल वॉल, मैंने मार्क करा है। फिर सेल मेम्ब्रेन, इसमें भी होता है, मैं ब्लैक से टिक करूंगा, जो उसमें भी होता है। फिर ये जो है बड़ा सा एरिया ब्राउन कलर का, ये न्यूक्लियस है, जो कि इसमें भी होता है। फिर ये जो छोटा छोटा एरिया है, मैंने बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट, ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट, इसके अंदर ही क्लोरोफिल होता है। साइटोप्लाज्म इसमें भी होता है। ये जो ब्लू वाला, हल्का ब्लू, जो लाइट ब्लू वाला एरिया पूरा जो फिल्ड है,
ठीक है? फिलिंग हो रखी है पूरी वो साइटोप्लाज्म है। फिर ये जो एरिया है, बड़ा-सा एरिया, ठीक है? ये क्या है? वैक्यूल है और इसके अंदर भी ये माइटोकॉन्ड्रिया है जो पावर हाउस है, ठीक है? तो हमें सारी चीज़ें प्लांट सेल और एनिमल सेल की पता चल गई। तो जल्दी से एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। एनिमल सेल, अब मैं नहीं बोलूँगा, आप बोलोगे, मैं लिखूँगा, ठीक है? एनिमल सेल में कौन-कौन सी चीज़ें होती हैं? सबसे पहले तो क्या होती है? जल्दी से बताओ। सेल मेम्ब्रेन, जो क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर देता है सेल को, ठीक है? फिर क्या होता है? उसमें एक बीच में डॉट डार्क कलर की चीज़ होती है, क्या होती है वो? जो रेगुलेट करती है फंक्शन ऑफ द सेल, वो होती है न्यूक्लियस, ठीक है? और फिर थर्ड होती है जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फील्ड होता है, जो वो फील्ड होता है वाटर, ठीक है? वो क्या होता है? वो होता है साइटोप्लाज्म। और फोर्थ चीज़ क्या है? एक चीज़ और होती है, क्या होती है जल्दी से बताओ? टाइनी छोटे-छोटे गोल-गोल से रॉड शेप्ड जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो पावर हाउस होता है सेल का, जो पावर देता है सेल को, वो क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है? हमने स एनिमल सेल की बात कर ली, सारी चीज़ देख ली। इसको आप बुक में देखो कहाँ-कहाँ, क्या-क्या चीज़ें हैं, सेल मेम्ब्रेन कहाँ पे है और न्यूक्लियस कहाँ है, साइटोप्लाज्म कहाँ है, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ठीक है? अब बात करेंगे हम किसकी? प्लांट सेल की, ठीक है? प्लांट सेल की बात करेंगे। रुक जाओ, इसको हम इधर ले आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे हम बात करेंगे हमारे रेड कलर से प्लांट सेल की, ठीक है? और अभी ये इमेज नहीं देखनी है आपको, अपने आप उसको गैस करना है, ठीक है? उसी तरफ देखना जहाँ मैं लिख रहा हूँ। पहली चीज़ क्या होती है? पहली चीज़ बताओ। सबसे पहले एक एक्स्ट्रा चीज़ होती है जो एनिमल सेल में नहीं होती, वो प्लांट सेल में होती है, वो क्या होती है? सेल वॉल। ये क्या देती है सेल को? एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है, स्ट्रेंथ देती है, ठीक है? दूसरी चीज़ जो एनिमल सेल में भी होती है, इसमें भी होती है, वो क्या होती है? जल्दी से बताओ। सेल मेम्ब्रेन, ठीक है? सेल मेम्ब्रेन। तीसरी चीज़ क्या होती है इसमें? जल्दी से, ठीक है? इसमें भी वही चीज़ होती है, बीच में डार्क कलर का पार्ट होता है, क्या होता है वो? न्यूक्लियस। फोर्थ चीज़ क्या होती है? देखो उस तरफ नहीं देखना है, पिक्चर नहीं देखनी है, आपको ये रिकॉल करना है जो हमने पढ़ा है, ठीक है? बीच में कौन-सा ऐसा वाटर फिल्ड पार्ट होता है, ठीक है? जो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में भरा होता है पूरा, होता है वो साइटोप्लाज़्म, ठीक है? इसके अंदर एक चीज़ और होती है, क्या होती है? जो ग्रीन कलर देती है सेल को, जो क्लोरोफिल कंटेन करती है, वो क्या होती है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। एक चीज़ और होती है, बताओ क्या होती है? जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, जो पावर हाउस ऑफ द सेल है, क्या है वो? वो है माइटोकॉन्ड्रिया, वो इसके अंदर भी होता है। कोई चीज़ छूट गई हमसे? चीज़, हाँ, एक चीज़ छूट गई। प्लांट सेल में एक चीज़ और होती है, जो जो सारी जो चीज़ें हैं उसको स्टोर करती है प्लांट सेल में और वेस्ट मटेरियल को निकालती है। क्या होती है वो? वैक्यूल, ठीक है? हमने यहाँ पे देखा भी था। ये देखो, वैक्यूल है। प्लांट सेल आल्सो हैव अ लार्ज एम्प्टी लुकिंग स्पेस कॉल्ड वैक्यूल और ये हेल्प करता है प्लांट सेल को स्टोर करने में इम्पोर्टेंट सब्सटेंसेस और वेस्ट को निकालने में, ठीक है? तो 7th चीज़ है, ठीक है? तो हमने बहुत ही ज़्यादा डिटेल से देखा कि प्लांट सेल और एनिमल सेल में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ज़ोन में प्रेज़ेंट होती हैं, बट प्लांट सेल में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं एज़ कम्पेयर टू एनिमल सेल, ठीक है? ये सब चीज़ें देख ली, अब आगे बढ़ते हैं। सो वी हैव अंडरस्टूड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल। हम एक सेल का बेसिक स्ट्रक्चर समझ चुके हैं कैसा होता है एंड वी नाउ आल्सो अंडरस्टूड द प्लांट और एनिमल सेल्स।
हम प्लांट और एनिमल सेल्स भी समझ चुके हैं क्या होते हैं, जो डिफर करते हैं शेप में और उनके स्ट्रक्चर में। ठीक है, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, उनका फंक्शन क्या होता है वो भी हम समझ चुके हैं। टू डिफरेंट एनिमल सेल्स ऑल्सो वेराई इन देयर शेप एंड स्ट्रक्चर। अब हमें देखना है कि जो एनिमल सेल्स अलग अलग बॉडीज में अलग अलग होते हैं क्या, अलग अलग शेप अलग अलग साइज होती है। ठीक है, तो वो चीज हमें देखनी है। पहला आता है हमारा वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल्स। अब हम देखेंगे वेरिएशन इन शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। यहाँ पे देखो, पार्ट ए जो है वो मसल सेल है। देख लो आप, खाली शेप देखो पहले तो। मसल सेल किस तरीके से है, ठीक है। और फिर नीचे हमारा है नर्व सेल। ठीक है, डिफरेंट सेल्स इन ह्यूमंस, यानी ह्यूमंस के अंदर अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग टाइप ऑफ सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन भी अलग अलग होता है। अलग अलग बॉडी सेल्स में, अलग अलग बॉडी पार्ट्स में अलग अलग सेल्स होते हैं और उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। एक है मसल सेल, एक है नर्व सेल, जो हम देख सकते हैं फिगर्स में। इसमें क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, जो मसल सेल है ये शेप लगती है एक स्पिंडल की। देखो आप शेप देखो मसल सेल की, एक स्पिंडल की शेप लगती है। और एक जो नर्व सेल है वो काफी बड़ा है, लॉन्ग है और उसकी ब्रांचेस हैं। ठीक है, ये देखो, ये ब्रांचेस हैं निकली हुई और ये काफी लंबे में है और ये एक स्पिंडल की शेप में है। ठीक है, ये एक स्पिंडल की शेप में है। सिमिलरली कुछ सेल्स आर राउंड इन शेप, कुछ सेल्स राउंड बॉडी में होते हैं और कुछ कुछ लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। ठीक है, लॉन्ग होते हैं और थिन होते हैं। द नंबर ऑफ सेल्स ऑल्सो वेराई इन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स। अब जो नंबर ऑफ सेल्स प्रेजेंट हैं इस बॉडी में वो भी वेराई करते हैं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में। यानी किसी एक एनिमल का, यानी ह्यूमन बींग्स का एक बॉडी बॉडी सेल, मसल सेल एक तरीके से है, किसी एनिमल का बॉडी सेल यानी मसल सेल अलग तरीके होगा। तो इसको कहते हैं, मतलब स्पीशीज की जैसे जैसे वैरायटी होती है वैसे वैसे सेल भी डिफरेंट होते हैं। तो व्हाई डू सेल्स लुक सो डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। ऐसा क्यों है कि सेल जो है एक दूसरे से इतना डिफरेंट है। डज द शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ द सेल रिलेट टू इट्स फंक्शन। क्या जो शेप और स्ट्रक्चर है सेल का, उसका फंक्शन डिफरेंट होता है या सेम होता है, वो भी देखना पड़ेगा हमें। ठीक है, द यूनिक शेप, साइज एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स हेल्प देम कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस। अलग अलग शेप, अलग अलग साइज, अलग अलग स्ट्रक्चर जो है हेल्प करता है सेल को कि वो परफॉर्म कर पाए स्पेसिफिक फंक्शंस। बट हाउ डू दीज सेल्स हेल्प इन परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शंस इन द बॉडी। किस तरीके से ये जो सेल्स हैं हेल्प करते हैं परफॉर्म करने में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस। आपने ऑब्जर्व करा होगा एक्टिविटी 2.3 में, जो इनर चीक सेल्स हैं वो थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं। थिन होते हैं, पतले होते हैं और फ्लैट होते हैं। दे परफॉर्म अ प्रोटेक्टिव लाइनिंग ऑन द इनर सरफेस ऑफ द चीक। जो हमारा मुंह के अंदर की जो वो एरिया है, फ्लैश है, ठीक है, इनर सरफेस चीक की, वो एक प्रोटेक्टिव लाइनिंग है, प्रोटेक्टिव लाइनिंग है। नर्व सेल्स आल्सो नोन एज न्यूरॉन्स। नर्व सेल्स जो हमने देखे, जो कुछ इस तरीके से था, ठीक है, और ये ऐसे 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 था और ये ऐसे था। तो ये एक कुछ इसका फंक्शन होता है, न्यूरॉन्स कहते हैं इनको। और ये मैसेज कैरी करते हैं हमारी बॉडी में, यानी एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में मैसेज पहुंचाना है तो न्यूरॉन्स करेंगे वो काम। द एलोंगेटेड शेप एंड ब्रांच स्ट्रक्चर, ये ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये एलोंगेटेड शेप है, ये हेल्प करेगी रीच डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अलग अलग पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पहुंचने में हेल्प करेगी मैसेज को और पास करेगी मैसेज क्विकली। सिमिलरली जो प्लांट सेल है उसमें भी कुछ वेरिएशन है। इन प्लांट सेल्स टू, सेल्स में बी रेक्टेंगुलर, एलोंगेटेड, ओवल और इवन ट्यूब लाइक। रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, इलोंगेटेड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं और ट्यूब लाइक भी हो सकते हैं प्लांट सेल में, अलग अलग प्लांट्स में। कुछ प्लांट्स में सेल्स जो होते हैं वो लॉन्ग ट्यूब में होते हैं, जो हेल्प करते हैं वाटर थ्रू आउट द प्लांट कैरी करने में। ठीक है, तो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द डाइजेस्टिव सिस्टम।
ग्रेड 7 में हमने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा है। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के, वो अलग अलग सेल्स से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ठीक है, अलग अलग पार्ट्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट सेल्स से मिलके बने होते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट इन द फूड पाइप। हमारी जो फूड पाइप है, जो हमारी फूड पाइप है, उसको ईसोफेगस कहते हैं। ईसोफेगस कहते हैं, इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट मसल सेल्स होते हैं, मसल्स के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं। तो ये जो सेल्स होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मतलब कॉन्ट्रैक्ट करते हैं फिर रिलैक्स करते हैं। ठीक है, इन अ वेव लाइक मैनर। जब हम खाना खाते हैं तो वो एक्सपैंड हो जाते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं, और जब हम खाना अंदर चला जाता है तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, ऐसे बंद हो जाते हैं। ठीक है, तो पुश करते हैं फूड को डाउन टू द स्टमक। ये जो मूवमेंट है ये पॉसिबल क्यों हो पाई? बिकॉज यहाँ पे जो मसल्स हैं, इसमें ऐसे सेल्स हैं जो ये काम करते हैं, ऐसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ये थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पिंडल शेप्ड है। थिन है, फ्लेक्सिबल है और स्पिंडल शेप्ड है। और जो स्टमक है उसके अंदर भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हैं जो परफॉर्म करते हैं डिफरेंट फंक्शंस। मसल सेल्स इन द स्टमक वॉल, जो हमारी स्टमक की वॉल है उसके अंदर मसल सेल्स हैं। ठीक है, ये करते हैं फूड को चर्न, मिलाते हैं। ठीक है, फूड गया और उसको ऐसे चर्न करने लगेंगे ताकि जो फूड है वो छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड हो जाए, ब्रेक हो जाए और फिर वो डाइजेस्ट हो जाए इजीली। अदर सेल्स जो होते हैं इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, वो डाइजेस्टिव जूसेस प्रोवाइड करते हैं ताकि जो फूड है वो जल्दी जल्दी क्या हो, डिकम्पोज हो, खराब हो, मतलब वो गले और वो डाइजेस्ट हो जाए प्रॉपरली। और एसिड प्रोवाइड करते हैं जिससे वो ब्रेक डाउन होता है फूड। ऑल दीज सेल्स जो हैं मिलके काम करते हैं और तभी जो है डाइजेशन पॉसिबल हो पाता है। अब मेरे पीछे इमेज देखना, ये जो है ये पहली इमेज है ईसोफेगस की। ये लॉन्ग शेप का है और मान लो इसमें खाना गया तो खाना, जब खाना जा रहा है तो ये मसल एक्सपैंड हो रही है और पीछे वाली मसल जो है कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, पतली वो हो रही है, बंद हो रही है। इससे खाना जो है आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, ये हो गया सेल, ये हो गया टिश्यू। ठीक है, इस तरीके से इसका इमेज। फिर ये हमारा है, क्या है, हमारा स्टमक है। ये हमारा स्टमक है, ठीक है, ऑर्गन है। तो किस तरीके से खाना यहाँ से आया, फिर ये हमारे स्टमक में गया, फिर ये हमारा आ गया लॉन्ग स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर ये बाहर बाहर से लॉन्ग इंटेस्टाइन के थ्रू बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है। ठीक है, तो हम समझ चुके हैं डाइजेस्टिव प्रोसेस किस तरीके से परफॉर्म होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी। एक बॉडी में अलग अलग लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो जो बॉडी होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, ये ऑर्गेनाइज होती है एक कॉम्प्लेक्स वे में। एक कॉम्प्लेक्स वे में सेल, ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ है, ये मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया है कि सेल क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ। जस्ट अ ब्रिक इज द बेसिक यूनिट ऑफ वॉल, यानी कि वॉल क्रिएट करने के लिए ब्रिक तो चाहिए, ईंट तो चाहिए ना, तभी तो वो ईंट के थ्रू वॉल खड़ी होगी। तो ईंट क्या है, ब्रिक क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। उसी तरीके जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। और ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू, यानी कि एक सिमिलर टाइप के सेल्स मिलके क्या बनाते हैं, एक टिश्यू बनाते हैं, ये याद रखना। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स फॉर्म अ टाइप ऑफ टिश्यू। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज ऑर्गेनाइज होते हैं जिससे क्या बनता है, एक ऑर्गन बनता है। एक ऑर्गन बनता है और सेवरल ऑर्गन्स मिलके क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं जो परफॉर्म करता है एक मेजर फंक्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो ये समझ लिया। तो ये यही एग्जांपल है कि यहाँ पे एक सेल है, ये सेल है, फिर उससे सेल्स, सारे सेल्स मिलके क्या बनाया, एक टिश्यू बनाया। सारे टिश्यू मिलके क्या बनाया, एक ऑर्गन बनाया। और ऑर्गन जो है वो क्या बनाता है, ऑर्गन सिस्टम बनाता है। मेरे पीछे जो ऑर्गन सिस्टम है वो बनाता है और फिर जो है ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है, यानी अलग अलग बॉडी पार्ट, जैसे इसमें तो डाइजेस्टिव सिस्टम दिखा रखा है एक ऑर्गेनिज्म का, एक ह्यूमन का। तो ये कैसे परफॉर्म होता है वो सब चीज यहाँ पे हम देख चुके हैं। तो ये जो ऑल द ऑर्गन सिस्टम जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, चाहे वो हमारा डाइजेस्टिव पार्ट है, चाहे हमारी हैंड की मसल्स हैं, चाहे हमारा ब्रेन है, चाहे हमारा नोज है, चाहे हमारा ईयर्स है, माउथ है, हर कोई अलग अलग ऑर्गन सिस्टम का पार्ट है जो हमारी बॉडी में अलग अलग तरीके से फंक्शन करते हैं। ठीक है, जिससे एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है।
एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, ठीक है, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनता है, जैसे कि प्लांट, जैसे कि एनिमल। सो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस आर, अब हम इसको समझते हैं। पहले आता है सेल, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जल्दी से इसको लिखते हैं बिना देखे। सबसे पहले क्या आएगा? सेल, फिर क्या आएगा? फिर क्या आएगा? टिश्यू, फिर आएगा ऑर्गन, फिर आएगा ऑर्गन सिस्टम, फिर क्या आएगा? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो ये फंक्शन जो है परफॉर्म करते हैं सभी सेल्स। ये जो लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, ये हेल्प करते हैं अंडरस्टैंड करने में सिंपल बिल्डिंग ब्लॉक्स लाइक सेल्स, वो मिलते हैं टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स लिविंग बीइंग, ठीक है। हमारी आईज, हमारे हैंड, हमारा नेक, नोज, हेयर, ये डिफरेंट डिफरेंट सेल्स जो हैं मिले हैं, उससे टिश्यू बना है, टिश्यू से ऑर्गन बना है, उससे ऑर्गन सिस्टम बना है, और वो ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। अलग अलग ऑर्गन सिस्टम्स हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस प्रोवाइड कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। द लाइफ ऑफ कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि ह्यूमंस, हम लोग बहुत कॉम्प्लेक्स है हमारी बॉडी, ये बिगिन होती है एक सिंगल सेल के साथ, ठीक है। द एग, द एग ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म, किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो एग होता है, उसके अमेजिंग एबिलिटी होती है क्योंकि वो डिवाइड होता है रिपीटेडली, जिससे एक कंप्लीट लिविंग बीइंग बनता है, जो मैनी सेल्स से मिलके बनता है, जो मिलता है मैनी सेल्स, अलग अलग सेल्स, यानी पहले एग है, एग जो है डिवाइड हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, और उनका कह सकते हो उनकी एबिलिटी होती है कि वो क्या बनाए, डिफरेंट डिफरेंट सेल्स। सच लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, क्योंकि इनमें अलग अलग तरीके के सेल्स प्रोवाइड होते हैं। जैसे ह्यूमंस हैं, वो मल्टी सेलुलर है, ठीक है। एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, प्लांट्स आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। हम सभी क्या हैं, चाहे वो ह्यूमंस हो, चाहे वो प्लांट्स हो, हम लोग क्या हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, क्योंकि हमारे पास क्या है, हमारे पास बहुत सारे सेल्स हैं जो अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे देखो, आपने सुना होगा कि जो यॉक होता है, आपने अंडा देखा होगा, एग देखा होगा, उसके बीच का जो येलो वाला पार्ट होता है, जो यहाँ पे देखोगे आप, ये वाला पार्ट, ये होता है यॉक, ठीक है, इसको यॉक कहते हैं। येलो पार्ट ऑफ एन एग, ऑफ एन ऑस्ट्रिच एग इज सिंगल सेल, यानी कि ये जो यॉक है, ये सिंगल सेल से बना है, और ये लार्जेस्ट नोन सेल है इन द लिविंग वर्ल्ड। किसी भी लिविंग वर्ल्ड में लार्जेस्ट नोन सेल जो है वो ऑस्ट्रिच के अंडे के अंदर जो येलो पार्ट होता है वो होता है, मेजरिंग अबाउट 130 मिलीमीटर टू 170 मिलीमीटर इन डायामीटर। यानी डायामीटर की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो इसकी जो लेंथ है वो 170 मिलीमीटर से लेके 130 मिलीमीटर से लेके 177 मिलीमीटर तक होती है। तो ये जो एग है, ये एक्स्ट्रा नॉन सेलुलर मटेरियल कंटेन करता है। एक्स्ट्रा ऐसे सेल, नॉन सेलुलर मटेरियल जो सेल का पार्ट नहीं है, ठीक है, लेकिन शेल हो गया जो प्रोटेक्शन के लिए होता है, व्हाइट लिक्विड हो गया जो नरिश करता है उसको, द सेल ड्यूरिंग इट कंटिन्यूड डेवलपमेंट। तो ये जो है, ये क्या है, बाहर का ये हो गया शेल, इसके बीच का जो पार्ट हो गया, ये क्या है, व्हाइट वाला पार्ट, ये इनको कंटिन्यू डेवलपमेंट प्रोवाइड करता है और चीजें प्रोवाइड करता है, जिससे ये जो एग है वो ग्रो हो रहा है, न्यूक्लियस जो है ग्रो हो रहा है, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। तो हमने सेल समझ लिए, एनिमल सेल्स में अलग होते हैं, प्लांट सेल्स में अलग होते हैं, और उनके फंक्शंस अलग अलग होते हैं। ह्यूमंस जो है मल्टी सेलुलर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया कि जिसमें एक सिंगल सिंगल होता है, सेल होता है, लाइक ऑस्ट्रिच का एग जो होता है, उसमें जो यॉक होता है वो सिंगल सेल से बना है, उसका डायमीटर समझा। अब हम समझेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि सिर्फ हमें किससे दिखते हैं, माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो क्या होते हैं, ठीक है, वो समझते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे व्हाट आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और या कुछ फ्यू सेल्स से। दे आर स्मॉल, वो काफी छोटे होते हैं, एंड दे कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई, और आप अपनी खुली आंख से उसको नहीं देख सकते, ठीक है, विद द नेकेड आई यू कैन नॉट सी। उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है।
माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, अमीबा, वो एक सिंगल सेल से बने होते हैं और उसको कहते हैं हम यूनिसेलुलर। ठीक है, याद रखना है, बैक्टीरिया और अमीबा जो है मेड ऑफ जस्ट वन सेल और उसको हम कहते हैं यूनिसेलुलर। ठीक है, यूनिसेलुलर। कुछ अदर्स होते हैं जैसे कि फंजाई, एल्गी, वो मेनी सेल से बने होते हैं, उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर। कौन होते हैं? फंजाई और एल्गी, वो होते हैं मल्टी सेल्स से बने हुए और उसको हम कहते हैं मल्टी सेलुलर। ठीक है, दे आर फाउंड ऑल अराउंड अस। हमारे अगल बगल हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं, चाहे वो पानी हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो हवा हो, और इवन अवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी, हमारे हाथ में, हमारे फेस पे, हमारे बालों में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। हमें दिखते नहीं है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइनी होते हैं, बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। बट डू व्हाट डू देयर सेल्स लुक लाइक? उनके सेल्स कैसे होते हैं? उनके सेल्स कैसे होते हैं? आर दे लाइक प्लांट और एनिमल सेल्स वी हैव जस्ट लर्नड अबाउट, और दे आर डिफरेंट? क्या वो प्लांट सेल्स की तरह होते हैं, क्या वो एनिमल सेल्स की तरह होते हैं, या बिल्कुल ही डिफरेंट होते हैं? तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए सेल ऑफ एन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अगेन हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी ताकि हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल का स्ट्रक्चर देख पाए, विच मैग्निफाइज द साइज एंड मेक देम विजिबल टू अस। जिससे हमें हेल्प होगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सेल किस तरीके से होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, अमीबा हो, फंजाई हो या एल्गी हो। ठीक है, तो साइंटिस्ट ने क्रिएट करे हैं लो कॉस्ट फोल्डेबल पेपर, जो माइक्रोस्कोप और फोल्ड स्कोप के थ्रू हम देख सकते हैं। फोल्ड स्कोप्स may not provide the same level of details like high powered laboratory microscope। तो फोल्ड स्कोप में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं देख पाओगे, जो कि आप देख सकते हो किसके साथ, किसके साथ, हाई पावर्ड लेबोरेटरी माइक्रोस्कोप के साथ आप बहुत अच्छे से डिटेल में देख सकते हो। ठीक है, ठीक है। हाउएवर दीज मेक माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड एक्सेसिबल टू मैनी पीपल। एंड इससे क्या हुआ, जो माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वो हम देख पाते हैं और हम जान पाते हैं कि वो कैसे कैसे प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, क्या क्या फंक्शन है। चलो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। लेट अस ऑब्जर्व पॉन्ड वाटर और स्टैग्नेंट वाटर। एक पॉन्ड है, वहां पे पानी रुका होता है, स्टैग्नेंट होता है, रुका पानी होता है, तो उसमें ज्यादा चांसेस हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाए। आपको क्या करना है, कंटेनर लेना है और उसमें पॉन्ड वाटर को या रुके हुए पानी को कलेक्ट करना है। काफी दिन से पानी रुका हुआ है, चाहे पॉन्ड में हो, चाहे आपके घर में किसी भी एरिया में पानी रुका है बहुत दिन से, उसको कलेक्ट करना है विद द हेल्प ऑफ योर टीचर और एल्डर्स के साथ मिलके। ठीक है, अब क्या करना है, यूज अ ड्रॉपर एंड प्लेस अ ड्रॉप ऑफ पॉन्ड और स्टेगनेंट वाटर ऑन अ माइक्रोस्कोप एंड फोल्ड स्कोप स्लाइड। तो क्या करना है, मान लो ये पानी है, ठीक है, ये पानी है, इसमें पानी भरा हुआ है। ठीक है, आपको क्या करना है, एक वो होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जिससे इसको उठाते हैं पानी को। ठीक है, इसको ऐसे दबा के उसको, उसमें पानी भर जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं उसको, ड्रॉपर कहते हैं उसको। उस ड्रॉपर से पानी कलेक्ट करना है यहाँ से, और क्या करना है, एक प्लेट पे, जैसे वो ग्लास की प्लेट थी, उस पे आके इस पानी को ऐसे छोड़ देना है। ठीक है, पानी को ऐसे गिरा देना है उस पे। ठीक है, फिर उसके ऊपर एक कवर स्लिप लगानी है, एक ऐसे कवर स्लिप उसके ऊपर लगा देनी है। ठीक है, और ऑब्जर्व करना है उसको माइक्रोस्कोप में और फोल्ड स्कोप में, जो भी आपके पास है। अब आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे टाइनी ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे। ठीक है, उस वाटर में। अब आपको एक एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे यहाँ पे देखो, ये देखो पॉन्ड वाटर है, थोड़ा गंदा सा है, रुका हुआ पानी थोड़ा गंदा होता है। उसने यहाँ पे एक ड्रॉप ऑफ वाटर डाली और फिर उसको ऑब्जर्व करा। अब आपको सेम चीज करनी है सॉइल के साथ। ठीक है, क्या करना है, टेक अ बीकर एंड कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल। थोड़ी गीली मिट्टी लेनी है एक बीकर में। ठीक है, फ्रॉम द नियर बाय फील्ड या गार्डन से ले लो। ठीक है, और उसको अपने बेयर हैंड्स के साथ टच मत करो, उसको स्पून से ग्लव्स के साथ निकालो। ठीक है, मिट्टी को। अब क्या करना है, उसके ऊपर थोड़ा वाटर डालना है बीकर में और उसको हिला देना है, तो ये थोड़ा इस तरीके से गंदा हो जाएगा पानी। ठीक है, उसमें फिर लिक्विड को क्या करना है, आप देखोगे तो डर्टी लगेगा और उसके कुछ
अंदर फाइन पार्टिकल्स दिखेंगे मूव होते हुए, क्योंकि वो पानी के अंदर मिट्टी है, ठीक है। हाँ, उस पानी के अंदर मिट्टी है तो आपको दिखेगा सॉइल में। इसको कहते हैं सॉइल सस्पेंशन। क्या कहते हैं इसको? इसको कहते हैं सॉइल सस्पेंशन। कीप इट असाइड फॉर सम टाइम एंड लेट द मिक्सचर सेटल। थोड़ी देर रखोगे तो जो मिट्टी होगी वो नीचे बैठ जाएगी और पानी में थोड़ा सा कलर दिखेगा ब्राउनी, जैसे इसमें है। अब एक ड्रॉपर के थ्रू टेक अ ड्रॉप ऑफ वाटर, जैसे कि सिमिलर यहाँ पे ड्रॉप ऑफ वाटर लिया, फ्रॉम द टॉप प्लेस द ड्रॉप ऑन द माइक्रोस्कोप स्लाइड, और इसको कवर कर दो एक कवर स्लिप के साथ, और ऑब्जर्व करो एक इसको अंडर अ माइक्रोस्कोप। तो आप देखोगे कि स्मॉल मूविंग ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे उस पानी में, सिमिलर टू दोज जब आपने एक्टिविटी 2.4 इसकी पहली वाली एक्टिविटी में देखा पानी के साथ जो आपने पॉन्ड वाटर लिया था। ये इंडिकेट करता है दैट इवन सॉइल सस्पेंशन, यानी कि सॉइल में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वेराइटी ऑफ क्रिएचर्स होते हैं जो हम देख नहीं सकते अपनी आंखों से। ये जो टाइनी क्रिएचर्स हैं दैट कैन नॉट बी सीन विद द नेकेड आई आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो मींस वेरी स्मॉल, ऑर्गेनिजम्स मीन लिविंग बीइंग्स, और माइक्रोब्स भी कहते हैं इसको, और इसको हम माइक्रोब्स भी कहते हैं, ठीक है। अब एक दूसरी एक्टिविटी है, उसको देखेंगे, ठीक है, दूसरी एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। अब दूसरी एक्टिविटी करते हैं, ठीक है। मैं अपनी इमेज को इधर ले आता हूँ, ठीक है। स्टार्ट करते हैं दूसरी एक्टिविटी। पहले यहाँ पढ़ ले क्या लिखा हुआ है। अ ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट ने स्टडी करा इन ग्रेड 8 परफॉर्म्ड एक्टिविटीज 2.4 एंड 2.5, और दे आल्सो कलेक्टेड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड इंटरनेट। उन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली, 2.4 2.5 अभी जो दो हमने एक्टिविटी करी वो भी करके देख ली। उन्होंने डेटा रिकॉर्ड करा, ऑब्जर्व करने के बाद पॉन्ड वाटर में और सॉइल में कैसे उनको चीजें दिखी, और उन्होंने आइडेंटिफाई करा उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उनके नाम थे प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई एंड बैक्टीरिया। यू कैन रिकॉर्ड इफ यू फाइंड एनी ऑफ दीज कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। अब देखते हैं उनकी शेप। अगर आप ये काम करोगे तो आपको दिखेंगे इस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अगर आपको आइडेंटिफाई करना ये क्या है तो यहाँ पे लिखा हुआ है। ऐसी शेप अगर आपको दिखे, ऐसा कलर दिखे, तो समझ जाना कि ये ऑर्गेनिजम्स, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम ये है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अमीबा देखोगे, इसको प्रोटोजोआ भी कहते हैं, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा, ब्लू कलर का, इस तरीके से इसकी शेप होगी। एक ये सिंगल सेल है, मल्टी सेलुलर नहीं है अमीबा, सिंगल सेल है, मूव करेगा, और इरेगुलर शेप, जैसे कि यहाँ पे देखो इसकी शेप इरेगुलर है, इस तरीके से, कोई रेगुलर शेप तो है नहीं, ऐसी अलग अलग शेप हो सकती है इसकी। तो ये हो गया अमीबा। दूसरा है पैरामीशियम, इसको भी प्रोटोजोआ कह सकते हो आप। पैरामीशियम, ये देखो इस तरीके का है कुछ, ये सिंगल सेल है, ये मूव करेगा एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। और मूवमेंट जो होगी वो विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगी, और ये इसका स्ट्रक्चर है, ये इसका स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है। तीसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी। एल्गी का शेप कुछ इस तरीके से है, ये भी सिंगल सेल है। नाम याद रखना जो सिंगल सेल है, सिंगल सेल अमीबा, सिंगल सेल पैरामीशियम, और एल्गी भी सिंगल सेल है। एक चीज है इसमें, ये ग्रीन होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट। ये ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको ना, ग्रीन कलर का है, और इसमें जो मूवमेंट हो रही है वो टेक प्लेस हो रही है विद द हेल्प ऑफ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। इसके स्ट्रक्चर के थ्रू, इसके स्ट्रक्चर के थ्रू इसकी मूवमेंट हो रही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हमने वो जो तीन चीजें देखी वो हमें कहाँ देखने को मिली? वो हमें देखने को मिली पॉन्ड वाटर में या स्टेगनेंट वाटर में, पानी रुका हुआ है वहां से कलेक्ट करके देखा, तो वो सब चीजें मिली। अब सॉइल के अंदर कौन कौन सी चीजें हमें दिखेंगी वो देखते हैं, ठीक है। अब सॉइल के अंदर पहली इमेज है ब्रेड मोल्ड, इसको फंजाई कहते हैं, फंजाई कहते हैं, ठीक है। ब्रांच्ड फिलामेंट, ये देखो किस तरीके से इसकी ब्रांचेस हैं, विदाउट क्लोरोफिल, क्लोरोफिल नहीं है इसमें, और इसमें सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ये गोल गोल सा जो है ये सैक लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। देखना, देखा आपने, इसको कहते हैं ब्रेड मोल्ड या फंजाई। दूसरा इमेज है मोल्ड ये भी फंजाई है, ये भी फंजाई है। ये ब्रांच्ड फिलामेंट है विदाउट क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं है, और इसमें ब्रश लाइक स्ट्रक्चर है, ये देखो इस तरीके से ब्रश लाइक स्ट्रक्चर में बना के भी दिखा रहा हूँ आपको, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। थर्ड है हमारा एल्गी। अब हमने एल्गी यहाँ देखा था, हमने यहाँ पे भी एल्गी देखा था, यहाँ पे अलग तरीके का एल्गी था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अलग अलग तरीके का एल्गी है। ये स्फेरिकल शेप है, इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसलिए ग्रीन है,
ग्रीन पिगमेंट, उस वाले में भी ग्रीन था, इसमें भी ग्रीन है। और यहाँ पे है बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया के देखो यहाँ पे गोल शेप है, यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ पे रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पे अलग शेप है। तो स्फेरिकल होता है, कॉमा होता है, स्पाइरल होता है या रॉड शेप्ड होता है। वन लॉन्ग हेयर लाइक स्ट्रक्चर भी होता है और मैनी स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं अराउंड द सेल। तो आपने देख लिए अलग अलग तरीके के, जब हमने देखे तो हमें कह सकते हो कि हमारी सॉइल के अंदर अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमको दिखे। ठीक है, सॉइल के अंदर हमें अलग अलग तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमें दिखे। अब आगे बढ़ते हैं। डिड यू ऑब्जर्व एनी ऑफ दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और समथिंग डिफरेंट? आपको ऐसे ऑर्गेनिज्म दिखे? आपको रिकॉर्ड हम अपने नोटबुक में और डिस्कस करो अपनी क्लास में। टेबल 2.1 एंड 2.2 यू हैव आइडेंटिफाइड अ वैरायटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आपको काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पता चल गया और वो हर जगह है। वी कैन ओनली सी देम विद अ माइक्रोस्कोप। हम सिर्फ उसको, उन लोगों को माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। एक डिवाइस जो मैग्नीफाई करता है उनको 100 to 400 टाइम्स तक। थ्रू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दो आर स्मॉल इन साइज, लेकिन वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी लाइफ में। आपने वायरस का नाम सुना होगा, कभी कभी आप सुनते हो कि हमें वायरल फीवर हो गया, तो वायरस के थ्रू होता है वो वायरल फीवर। ठीक है, वायरस क्या होता है? ये माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक ए सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे जो कोरोना वायरस था, कोरोना था वो भी एक वायरस था। ठीक है, तो वायरस जो होते हैं मल्टीप्लाई करते हैं जब वो किसी लिविंग सेल में आते हैं, क्योंकि लिविंग सेल में उनको न्यूट्रिशन मिलता है और वो मल्टीप्लाई होते हैं और क्या होते हैं ग्रो करने लग जाते हैं। दे में इन्फेक्ट प्लांट्स, एनिमल्स और बैक्टीरियल सेल्स एंड मे कॉज अ डिजीज। और ये जो है इन्फेक्ट कर सकते हैं प्लांट्स को भी, एनिमल्स को भी, और उनके अंदर बीमारी या डिजीज पैदा कर देते हैं। अब आप बात करेंगे माइक्रोब्स की। ठीक है, बात करेंगे माइक्रोब्स की। तो आपको ये फ्रूट दिख रहा है, इसके ऊपर ये जो हिस्सा दिख रहा है, फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रोइंग इट, यानी कि ये कह सकते हो बहुत दिन तक अगर आप इसको बाहर रखोगे ना फ्रूट को, तो इसको उसके ऊपर इस तरीके से कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखने लगेंगे। तो कैन वी फाइंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अदर प्लेसेस टू? लेट अस हैव अ डिस्कशन। आपने कभी लेमन देखा है? मतलब लेमन तो देखा ही होगा, और टमाटो, ऑरेंज एंड एनी अदर फूड आइटम जो सड़ गया हो, रॉट हो गया हो, अगर हम उसको काफी टाइम के लिए बाहर रखते हैं तो देखा होगा आपने, दिखता है उसमें। ठीक है, यू हैव नोटिस्ड अ पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ ऑन देम। इस तरीके से पाउडरी और कॉटन लाइक ग्रोथ उस पर दिखती है। ये हैपन इसलिए होता है बिकॉज दे हैव इन्फेक्टेड बाय माइक्रोब्स यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बट वेयर डिड दीज माइक्रोब्स कम फ्रॉम? ये कहाँ से आए, ये माइक्रोब्स कहाँ से आए, और हाउ डिड दे कम इन कांटेक्ट विद द फूड? और ये खाने के साथ किस तरीके से कांटेक्ट में आए, ये भी हमें समझना जरूरी है, बिकॉज हमने तो लाके डाले नहीं है, अपने आप उस पे ग्रो हुए हैं। ये हैपन होता है बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हर जगह होते हैं, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो सॉइल हो, चाहे वो एयर हो, इवन हमारे खाने में भी होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आप अपना एक फोल्ड स्कोप या माइक्रोस्कोप यूज कर सकते हो और एक्सप्लोर कर सकते हो लीव्स की सरफेसेस, उसके स्टेम की सरफेस, रूट की, और किसी भी पार्ट ऑफ देम। लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो शो ग्रेट डाइवर्सिटी। जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होती है, वैसे ही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग तरीके की डाइवर्सिटी होती है। जैसे कि एलगी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, ये सभी चीजें जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, सम ऑफ देम कैन बी इवन बी फाउंड इन एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस। चाहे बहुत ज्यादा ठंड हो, बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी हो, वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मिल जाएंगे। और बहुत ज्यादा गर्मी हो, जैसे कि वॉल्केनो के अंदर होती है, आग होती है ना, लावा होता है, वहां पे भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल जाएंगे। सच एज हॉट वाटर स्प्रिंग या स्नो कोल्ड जोन्स एज वेल एज मॉडरेट टेम्परेचर्स। ठीक है, यू ऑलरेडी नो सम ऑफ दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इनसाइड अवर बॉडीज। और ऐसे काफी ऑर्गेनिज्म जो है हमारी बॉडी में भी रहते हैं, स्पेशली हमारे गट में, यानी स्टमक में जो होता है, स्टमक में वो होते हैं, क्योंकि वो हेल्प करते हैं इन डाइजेशन। यू हैव स्टडीड इन चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस इन एनिमल्स इन क्यूरियोसिटी ग्रेड 7। आपने 7th क्लास में देखा होगा इस चैप्टर में कि हमारा जो इंटेस्टाइन होता है, जो लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, उसमें काफी तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं, जिनको हम गुड बैक्टीरिया कहते हैं, अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। लाइक प्लांट्स,
एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने शेप में डिफरेंट डिफरेंट शेप होती हैं, वेराई करते हैं, उनका साइज अलग अलग होता है, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, जो कि हमने टेबल 2.1 और 2.2 में देखा। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑफ डिफरेंट शेप्स, चाहे वो स्फेरिकल हो, रॉड शेप हो या इरेगुलर शेप हो। तो किस तरीके से जो डाइवर्सिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, ये एक रोल प्ले करती है डेली लाइफ में, और हाउ डू दे हेल्प क्लीन द एनवायरनमेंट, और किस तरीके से ये हेल्प करती है हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में। ठीक है, तो की प्लेयर्स इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, कौन से हमसे ऐसे की प्लेयर्स हैं जो हेल्प करते हैं इन क्लीनिंग द एनवायरनमेंट। ठीक है, लेट अस डू। टेक एन एम्प्टी कंटेनर, एक खाली कंटेनर लो और उसको हाफ भर दो विद गार्डन की सॉइल, किसी भी अपने गार्डन में जो मिट्टी हो उसको हाफ उसको भर दो उससे। उसमें क्या करो, कुछ फ्रूट और वेजिटेबल की पील्स रख दो कंटेनर में, और देयर आफ्टर पुट अ लेयर ऑफ सॉइल ऑन इट एंड लीव इट असाइड, और उसको ढक दो। ठीक है, उसको ढक दो, जैसे कि ये लोग कर रहे हैं। इसको हम कहते हैं रिसाइकलिंग। 2 से 3 हफ्ते बाद देखोगे, ऑब्जर्व द चेंजेस टेकन प्लेस। डू यू ऑब्जर्व एनी डिफरेंस इन द कंटेंट एंड कंटेनर? क्या दिखा आपको? यू मे फाइंड दैट जो पील्स हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के, वो डार्क कलर के हो गए हैं। क्या हुए? डार्क कलर के, क्योंकि वो सड़ रहे हैं और वो डीकम्पोज हो रहे हैं। ये बन रहा है मैन्योर। अब ये बन गया है मैन्योर, जो कि हेल्प करेगा इंक्रीजिंग द सॉइल की फर्टिलिटी में, जिससे क्रॉप्स अच्छी तरीके से उगती हैं, जो रिच है इन न्यूट्रिएंट्स, और हेल्प करेगा इंक्रीजिंग द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। बट किस तरीके से ये जो पील्स हैं फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स की, ये मैन्योर में बन गए? कैसे बन गए, किसकी हेल्प से? एक्टिविटी 2.6 में आप देखोगे कि जो सॉइल होता है उसमें वेरियस काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो हमने पानी में जब सॉइल मिलाया था तो देखा था। सम ऑफ देम आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक फंजाई, जो बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, प्लांट जो वेस्ट है, लाइक वेजिटेबल पील और फूड के जो पील है, उस पे उसको स्लोली ना तोड़ने लगेंगे, ब्रेक करने लगेंगे इनटू सिंपलर न्यूट्रिएंट रिच मैन्योर। ठीक है, उसको डीकम्पोज करने लगेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ने लगेंगे। यू मे हैव सीन गार्डनर्स इन योर स्कूल और इन फील्ड नियर योर हाउस, जो ड्राई लीव्स को कलेक्ट करते हैं, उठा लेते हैं, और प्लांट वेस्ट और पुट इनको एक डस्टबिन में, पिट्स में जाके, या गार्डन की मिट्टी के अंदर जाके भर देते हैं। ठीक है, डू यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाई व्हाई दे डू दिस? इट इज टू मेक द नेचुरल मैन्योर। इससे क्या होता है, हमें नेचुरल मैन्योर बनने में हेल्प होती है। ठीक है, नेचुरल मैन्योर बनने में हेल्प होती है। आवर साइंटिफिक हेरिटेज, एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो पर्टिकुलरली वेदास हैं, वो रेफरेंस देते हैं वर्ड क्रीमी। क्रीमी यानी कि कीड़े। क्या होते हैं? कीड़े। क्रीमी यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जो टाइनी एंटिटीज होती हैं, इंक्लूडिंग द दृश्य, जो दिखती हैं, विजिबल होती हैं, और कुछ अदृश्य होती हैं, इनविजिबल होती हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। वेरियस वैदिक टेक्स्ट मेंशन देयर बेनिफिशियल एंड हार्मफुल इफेक्ट्स। अर्थवेद आल्सो रेफर्स क्रीमी। ठीक है, अर्थवेद में भी क्रीमी जैसा वर्ड आपको दिख जाएगा। ठीक है, दिख जाएगा। ठीक है, ठीक है, क्या हो रहा है? इफ यू लुक अराउंड केयरफुली, आप अपने आसपास देखोगे तो आपको दिखेगा डिकेइंग प्लांट्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो पत्तियां नीचे जमीन पे गिरी होंगी और वो डिके हो रहे होंगे, सड़ रहे होंगे। ठीक है, और उसको एक कंटेनर में स्टोर किया जाएगा जो गार्डन में होगा, और कुछ दिनों बाद वो डिसअपियर हो जाएंगे, वो गायब हो जाएंगे फ्रॉम द सराउंडिंग। ये होता है बिकॉज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, कि वो उसको इतना छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देंगे कि वो मिट्टी के अंदर मिल जाएगी। ठीक है, ब्रेक डाउन एंड टर्न देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, जो कि न्यूट्रिएंट्स में रिच होंगे। ठीक है, ये जो न्यूट्रिएंट्स होंगे ये सॉइल में मिल जाएंगे और हेल्प करेंगे प्लांट्स को अच्छे से ग्रो होने में। ठीक है, सॉरी गाइस, पटाखों की आवाज आ रही है, दिवाली है तो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये डिकम्पोज हो जाएंगे इनकी बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स। इसी तरीके से प्लांट की जो बॉडीज को इसने डिकम्पोज करा, उसी तरीके से जो हमारी एनिमल्स होते हैं, जो बॉडी, जैसे कोई गिलहरी या कोई रेबिट या कोई कोई भी ऐसा जानवर है जो मर गया। ठीक है, थोड़े दिन बाद देखोगे आप, 15-20 दिन बाद देखोगे उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज होने लग जाएगी। वो कौन करता है डिकम्पोज? वो करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रोब्स हेल्प करते हैं रिसाइकल करने में वेस्ट को, और रिटर्न करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द नेचर। ठीक है, मैन्योर का जो फॉर्मेशन होता है वो अकर होता है एक ऑप्टिमल टेम्परेचर पे और एक अप्रोप्रिएट मॉइस्चर के लेवल पे। ठीक है, इजंट इट इंटरेस्टिंग? बाय नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट जो बैक्टीरिया होता है, फंजाई होते हैं,
ये कुछ टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने में हमारी जिंदगी में, ठीक है। एंड गेस व्हाट, दीज हेल्पफुल बैक्टीरिया जो होते हैं ये डिकम्पोज भी करते हैं चीजों को, एनिमल वेस्ट को, लाइक काउ डंग या कोई भी डंग, ठीक है। तो फ्रॉम एक्टिविटी 2.7 वी कैन ऑल्सो इन्फर दैट कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर नॉट ओनली हेल्प इन प्लांट ग्रोथ, ये प्लांट ग्रोथ में तो हेल्प करते ही हैं, बट कैन ऑल्सो क्लीन अवर एनवायरमेंट बाय ब्रेकिंग डाउन द वेस्ट। अगर कोई ऐसा वेस्ट है जो डिकम्पोज हो सकता है, जैसे कि कोई फ्रूट का छिलका है या सब्जियों के छिलके हैं, सब्जियां हैं, ठीक है, जो हमें नेचर से मिली है वो डिकम्पोज हो जाएंगी। लेकिन अगर कोई प्लास्टिक है तो वो अपने आप डिकम्पोज नहीं होता, ठीक है, वो पड़ा रहेगा सालों साल, वो डिकम्पोज नहीं होगा। लेकिन चीजें जो डिकम्पोज हो सकती हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको डिकम्पोज करके हमारे एनवायरनमेंट को, हमारे जगह को क्लीन करते हैं, ठीक है। माइक्रोब्स एज अ सोर्स ऑफ बायोगैस, आपने वर्ड सुना होगा बायोगैस का। बायोगैस हेल्प होता है करने में, जैसे हम एलपीजी यूज करते हैं हमारे घर में, वैसे उसी तरीके से बायोगैस जो बनती है वो नेचुरल एलिमेंट्स को डिकम्पोज करके जो गैस रिलीज होती है उसको हम कंटेन कर लेते हैं, उसको स्टोर कर लेते हैं, और उसको वो हेल्प करती है हमें, कह सकते हैं फ्यूल की तरह हेल्प करेगी, चाहे आगे खाना बनाना हो, आग जलानी हो, ठीक है, उसमें हेल्प करती है वो गैस। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि बैक्टीरिया और फंजाई जो हैं वो ऑक्सीजन फ्री एनवायरनमेंट में रहते हैं, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन अवेलेबल हो। और कुछ दीज बैक्टीरिया हैव द एबिलिटी टू डिकम्पोज प्लांट और एनिमल वेस्ट इन द एनवायरनमेंट और हाउस होल्ड वेस्ट वाटर, ठीक है, ये हेल्प करते हैं उसको ट्रीट करने में, उसको डिकम्पोज करने में। ड्यूरिंग द प्रोसेस वो रिलीज करते हैं एक मिक्सचर ऑफ गैस, जब वो डिकम्पोज कर रहे होते हैं किसी भी चीज को, चाहे वो लीव्स को कर रहे हो, चाहे प्लांट्स को कर रहे हो, मरे हुए प्लांट्स को या डेड एनिमल्स को कर रहे हो, या डेड कह सकते हो कि कह सकते हो एनिमल का वेस्ट है, प्लांट वेस्ट है, ठीक है। तो उससे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, और ये हाई प्रपोर्शन ऑफ अनदर गैस मीथेन रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन रिलीज होती है, और ये जो गैस होती है इसको हम यूज कर सकते हैं एज अ फ्यूल सोर्स, कुकिंग के लिए, अगर कोई चीज जलानी है, हीट करनी है उसके लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए, या इवन टू रन व्हीकल्स, जैसे कि हम सीएनजी यूज करते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसी तरीके से हम बायोगैस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं किसी किसी चीज में, ठीक है। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, बी ए साइंटिस्ट। डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, ठीक है, 1938 से 2020 तक एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बैक्टीरिया के बारे में स्टडी किया। क्या नाम था इनका? आनंद मोहन चक्रवर्ती। 1971 में इन्होंने डेवलप करा एक स्पेशल बैक्टीरियम, एक स्पेशल काइंड ऑफ बैक्टीरिया जो ब्रेक करता है ऑयल स्पिल्स को। मतलब ऑयल स्पिल्स क्या होते हैं कि जैसे समुद्र में शिप जा रहा है, ऑयल का शिप जा रहा है, उसमें ऑयल भरा हुआ है, गलती से क्या हुआ कि ऑयल जो है समुद्र में गिर गया, ठीक है। मान लो ये समुद्र है, ठीक है, ऐसे नहीं बनाएंगे इसको, ऐसे बनाएंगे 3D में, ताकि आपको समझ आए। यहाँ पे जो है समुद्र का पानी है, ये शिप चल रहा है, शिप गलती से क्या है, ऑयल गिर गया, बहुत सारा ऑयल गिर गया, तो होगा क्या कि पानी के अंदर बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं, बहुत सारे जीव जंतु रहते हैं जो पानी में ऑक्सीजन के थ्रू जिंदा रहते हैं। तो पानी में ऑक्सीजन आती कैसे? सनलाइट पड़ती है पानी पे, और पानी के अंदर ऑक्सीजन होता है, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होती है पानी में। अब हुआ क्या कि ये खुला है समुद्र, पानी है, पानी के ऊपर ऑयल गिर गया। तो कभी भी आपने देखा होगा कि अगर मैं एक कंटेनर में, यहाँ पे पानी है, ठीक है, अगर इसके ऊपर मैं ऑयल गिराऊं, ग्लास के अंदर अगर पानी के ऊपर थोड़ा सा भी ऑयल गिराओगे तो ऑयल जो है ऊपर सतह पे आ जाएगा, और पानी की जो लेयर है उसको कवर कर लेगा ऊपर से। उसी तरीके से यहाँ पे जो पानी ने इस लेयर को कवर कर लिया ऊपर से। अब होता क्या है, ऑयल स्पेस की वजह से जो अंदर माइक ऑर्गेनिजम्स जिंदा है, फिशेज हैं, वेल है, कोई भी चीज है, उसको क्या होता है कि सांस नहीं आती, क्योंकि डिजॉल्व ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि सनलाइट डायरेक्टली पड़ती नहीं है, और उससे वो लोग मरने लग जाते हैं। तो ये जो आनंद मोहन चक्रवर्ती जी हैं, इन्होंने किया क्या कि इन्होंने एक ऐसा बैक्टीरिया बनाया कि जो ऑयल है ना, ऑयल जो गिर गया है, इसको डिकम्पोज करेगा, इसको छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ेगा, और ये पानी के अंदर ही मिल जाएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग टू क्लीन द एनवायरनमेंट, ठीक है। इस डिस्कवरी से इनको एक पेटेंट मिला, पेटेंट 1980 में। पेटेंट क्या होता है? अगर आप किसी चीज की डिस्कवरी कर लो और उसका पेटेंट ले लो, तो वो जो फॉर्मूला है वो कोई और चुरा नहीं सकता, वो आपके पास रहेगा। तो पेटेंट एक कॉपीराइट होता है जो किसी पर्सन को मिलता है,
और कोई भी उसको कॉपी नहीं कर सकता, कोई भी इस फॉर्मूला को कॉपी नहीं कर सकता जब तक वो आपसे परमिशन ना ले ले, ठीक है? और उसको बेच नहीं सकता इन्वेंशन को विदाउट परमिशन। हिज वर्क शोड कि किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उसको यूज कर सकते हैं टू सॉल्व एनवायरमेंट प्रॉब्लम लाइक पोल्यूशन। तो ये ऑयल स्पिल है जो भी ये भी तो एक पोल्यूशन ही है, वाटर पोल्यूशन है। तो ही इज रिमेम्बर्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू द साइंस एंड फॉर प्रोटेक्टिंग द एनवायरमेंट यूजिंग माइक्रो। व्हाट आर द अदर प्रॉब्लम्स यू कैन थिंक कैन बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? तो हमें वो प्रॉब्लम्स देखनी चाहिए, ठीक है? अब एक एक्टिविटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड, ठीक है? पहली एक्टिविटी है आपको दो बोल लेने हैं, बोल ए और बोल बी। जैसे मैंने यहाँ पे बोल ए लिया है और बोल बी लिया है। इन ईच टेक 200 ग्राम ऑफ फ्लोर, आटा लेना है या मैदा लेना है और उसमें शुगर मिला देनी है दोनों में। नाउ बोल ए जो है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ ईस्ट पाउडर मिला दो, ईस्ट पाउडर मिला दो और उसको मिक्स कर दो बहुत अच्छे से। और बोल बी में कोई भी कुछ भी मत मिलाओ, जैसा आपने आटा गूंदा है, मतलब जैसा आटा है वैसे रहने दो। आप कंपेयर करोगे रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे दोनों बोल में। देखोगे कि जो बोल ए है ईस्ट मिलाने से वो फूल गया और वो ऊपर ऊपर तक भर गया ऐसे फूल के, ठीक है, बिकॉज ऑफ ईस्ट। और दूसरे बोल में कुछ भी नहीं हुआ, वो वैसा का वैसे ही था। नीड द फ्लोर ऑफ द टू बोल्स विद वार्म वाटर टू मेक सॉफ्ट डो। आपने डो बना लिया दोनों का और देखोगे कि जो बोल ए है वो फूल जाएगा और बोल बी जो है उसको उसमें आपने कुछ मिलाया नहीं था तो वैसे का वैसा आटा गूंदा रहेगा, ठीक है? क्या करना है, कवर कर देना इस डो को विद डैम्प क्लॉथ, थोड़ा हल्के से गीले कपड़े के साथ, ठीक है, ताकि इसको थोड़ी गर्मी मिले। और ऑब्जर्व करना है बोल को 4 से 5 घंटे बाद। क्या आपको कोई चेंज दिखा इन द वॉल्यूम, स्मेल, टेक्सचर ऑफ द डो? इफ नॉट, लीव द डो फॉर सम टाइम मोर, और समय के लिए रखो अगर आपको कोई चेंज नहीं दिखा तो। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि जो बोल डो ए का जो बोल है जहाँ पे ईस्ट डाला था वो थोड़ा राइस हो गया स्लाइटली और फ्लफी हो गया है और उसकी स्मेल डिफरेंट हो गई है कंपेयर टू द डो जो आपने बी में डाला था। क्यों हुआ ऐसा? व्हाट इज द रोल ऑफ ईस्ट? ईस्ट का क्या रोल था यहाँ पे, ठीक है? व्हाई डिड वी ऐड शुगर एंड वार्म वाटर टू द फ्लोर? ठीक है, तो ईस्ट जो होता है, ईस्ट जो होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो बिलोंग करता है ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड फंजाई। ईस्ट जो है एक तरीके का फंजाई है। ईस्ट जो है ग्रो करता है वार्म कंडीशंस में, गर्म कंडीशंस में ग्रो करेगा। और यू मेक रिकॉल फ्रॉम चैप्टर लाइफ प्रोसेस एनिमल्स ग्रेड 7 लाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। ईस्ट जो है रिस्पायर करता है और ब्रेक डाउन करता है फूड को और उसमें से रिलीज करता है एनर्जी जिससे ग्रोथ होती है और लाइफ कैरी आउट होती है, लाइफ के प्रोसेस कैरी आउट होते हैं ईस्ट की वजह से। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड रिलीज होती है जिससे बबल्स बनते हैं और इससे जो डो है वो सॉफ्ट होता है और फ्लफी फूल जाता है। तो ईस्ट जो है प्रोड्यूस करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल ड्यूरिंग द प्रोसेस, यानी इस प्रोसेस पे थोड़ा सा अमाउंट ऑफ एल्कोहल भी ये प्रोड्यूस करता है। ऐसे नहीं कि जो हम पीते हैं और वो बेहोश वो हो जाते हैं, नशे में हो जाते हैं, वो वाला अल्कोहल नहीं। काइंड ऑफ एल्कोहल प्रोवाइड करता है जिससे डो को एक स्लाइटली डिफरेंट स्मेल मिलती है। ये जो स्पेशल प्रॉपर्टी है ईस्ट की, ये यूज करते हैं प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड। ब्रेड बनाते टाइम, ब्रेड को फुलाने के लिए, केक को फुलाने के लिए, इन सबको करने के लिए भी हम ईस्ट का इस्तेमाल करते हैं। इन एडिशन टू ईस्ट कुछ बैक्टीरिया होते हैं जैसे लैक्टोबैसिलस, ठीक है, वो हेल्प करते हैं फर्मेंटेशन ऑफ बेटर फॉर मेकिंग इडली और डोसा। अगर आपको इडली और डोसा बनाना है तो उसको भी फर्मेंट करना पड़ता है। और लैक्टोबैसिलस जो है हेल्प करता है डो को फॉर मेकिंग भटूरा भी, भटूरा बनाना होता है उसको भी रखना पड़ता है थोड़ी देर के लिए ताकि उसमें वो बैक्टीरिया आ जाए, ठीक है, और वो फूल जाए, फ्लफी हो जाए। अब देखते हैं, लेट अस प्रिपेयर। फिर वही करना है, सेकंड का। हाँ, क्या करोगे, टेक टू स्मॉल ग्लास बोल्स, दो ग्लास बोल्स लेने हैं, एक को ए नाम दो, एक को बी नाम दो। एक के अंदर ल्यूकवार्म वाटर डालो, सॉरी मिल्क डालो बोल ए में, और दूसरे में कोल्ड मिल्क डालो। पहले वाले में सम स्पूनफुल ऑफ कर्ड डाल दो, दही डाल दो थोड़ी सी दोनों बोल में और मिक्स कर दो उसको। एक बहुत ठंडा दूध है, एक बहुत गर्म दूध है। गर्म दूध में क्या डालो, दही डाल दो, मतलब दोनों में दही डाल दो। और क्या करो, उसको अच्छे से मिला दो स्पून से और दोनों को कवर कर दो। कीप द बॉल ए इन वार्म प्लेस, यानी कि जो बोल ए है जिसमें आपने गर्म मिल्क डाला था उसको थोड़ी ऐसी जगह रखो जहाँ गर्मी हो।
और जो बोल बी है उसको ठंडे जैसे कि रेफ्रिजरेटर में रख दो कुछ से टाइम के लिए, रात भर के लिए। अब क्या ऑब्जर्व करा आपने ग्लास बोल्स में? ठीक है, अपनी प्रिडिक्शंस लिखो। ठीक है, तो ये आपकी एक्टिविटी है। क्या मिलेगा आपको, देखो मैं बताता हूँ। 1 सेकंड। तो यू विल ऑब्जर्व कि जो बोल ए है, जहाँ आपने गर्म दूध डाला था, गर्म एरिया में रखा था, वहां पे जो मिल्क है वो टर्न हो जाएगा कर्ड में, वहां वो जो पूरा मिल्क है वो दही बन जाएगा कुछ घंटे बाद, एंड हैज बिकम लिटिल सोर, और थोड़ा खट्टा हो जाएगा। वेयर जो बोल बी है, जहाँ पे आपने मिल्क डाला है और हैज नॉट कडल बट इट माइट बी अ लिटिल सोर, हल्का फुल्का सोर होगा बट वो दही नहीं बनेगा, क्योंकि वो ठंडे एरिया में रखा था आपने। डू यू नो व्हाई दिस हैपेंस? ऐसा क्यों हुआ? कर्ड कंटेन करता है सेवरल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, और इसमें एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। ये जो बैक्टीरिया होता है, ये फीड करता है शुगर पे जो मिल्क में होता है, इसको कहते हैं लैक्टोज। मिल्क में एक शुगर होती है, उसको कहते हैं लैक्टोज। मल्टीप्लाई करता है और फर्मेंट कर देता है मिल्क को, जिससे कर्ड बन जाता है। मिल्क में एक शुगर होती है जिसको कहते हैं हम लैक्टोज, और इसको वो फर्मेंट करता है, उसको तोड़ता है और क्या बना देता है, उसको दही बना देता है। ठीक है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ प्रोड्यूसिंग एल्कोहल, यहाँ एल्कोहल नहीं बनाता लाइक ईस्ट, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड निकालता है, जिससे जो कर्ड है वो थोड़ी खट्टी हो जाती है। दीज बैक्टीरिया ग्रो इन वार्म कंडीशंस, और ये जो लैक्टोबैसिलस वाले जो बैक्टीरिया होता है, ये सिर्फ गर्म कंडीशंस में, वार्म कंडीशंस में ग्रो होता है। इसीलिए जो कर्ड बोल ए में थी, ठीक है, वो जो बोल ए था मिल्क, वही कर्ड बना, और बोल बी में कर्ड नहीं बना, यानी दही नहीं जमी। तो वी कैन कैटेगराइज द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज सच एज प्रोटोजोआ, फंजाई, बैक्टीरिया, और कुछ एल्गी और मोर। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसको हम कहते हैं राइजोबियम। क्या बोलते हैं? बोलते हैं राइजोबियम। ठीक है, फॉर्म द स्वोलन रीजन्स कॉल्ड नोड्यूल्स। ये क्या बनाते हैं? स्वोलन रीजन, जिसको हम नोड्यूल्स कहते हैं, और उसमें रहते हैं, जो कि फिगर 2.12 में देखने को मिलेगा। यहाँ पे देखो, ये जो इमेज है, ये प्लांट है, इसके रूट है। ठीक है, रूट नोड्यूल्स ऑफ काउपी प्लांट विच कंटेन्स राइजोबियम। तो इसके अंदर आप देखोगे ना, यहाँ पे राइजोबियम कंटेन करता है बैक्टीरिया। एक राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। उस राइजोबियम बैक्टीरिया का काम क्या होता है? जैसे कि रूट्स ऑफ सर्टेन लेग्यूम्स, जैसे कि दालें होती हैं, बीन्स होते हैं, मटर होती है, लेंटिस दालें होती हैं, उनके रूट नोड्यूल्स में आपको राइजोबियम बैक्टीरिया देखने को मिलेगा। यानी अगर प्लांट को उखाड़ोगे तो उसके अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनकी रूट्स में, ठीक है, जड़ों में। और ये जो बैक्टीरिया होता है, ये नाइट्रोजन को ट्रैप कर देता है। क्या करता है? जो नाइट्रोजन, एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन एक गैस होती है, जैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वैसे नाइट्रोजन भी होती है। नाइट्रोजन को ये ट्रैप करके रखता है, और इसको यूजफुल बनाता है प्लांट्स के लिए। क्यों? बिकॉज ये जो है नाइट्रोजन, ये हेल्प करेगा प्लांट को अच्छे से ग्रो होने में, विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे आपको केमिकल फर्टिलाइजर की जरूरत नहीं है। विदाउट केमिकल फर्टिलाइजर्स ये हेल्प करेगा प्लांट को अच्छे से ग्रो होने में। इसलिए जो फार्मर्स होते हैं, ये लेग्यूम्स जो होते हैं, जो दालें होती हैं, चने होते हैं, इनको रोटेशन में उगाते हैं विद अदर क्रॉप्स। इससे क्या है, नेचुरली इंक्रीज हो जाता है नाइट्रोजन सॉइल में, और जिससे अदर क्रॉप्स जो होती हैं वो अच्छे से उग जाती हैं, हेल्दी हो जाती है सॉइल। ठीक है, अब बात करेंगे अमेजिंग माइक्रो एल्गीज की। ठीक है, अमेजिंग माइक्रो एल्गी जो हेल्प करते हैं, टाइनी हेल्पर्स इन वाटर, वाटर के अंदर हेल्प करते हैं। ठीक है, माइक्रो एल्गी एंड माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रो एल्गी कौन होते हैं? माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि वाटर में, सॉइल में, और एयर में, और इवन ट्रीज पे भी रहते हैं। और ये क्या करते हैं? हमारे फूड को सनलाइट के अंदर क्या करते हैं, हमारा जो फूड होता है वो बनाते हैं। सनलाइट की प्रेजेंस में फूड की फॉर्मेशन करते हैं, और ये करते हुए दे ऑल्सो रिलीज ऑक्सीजन, और प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई। तो ये माइक्रो एल्गी जो हैं, ये प्लांट्स को हेल्प करते हैं हमारा फूड बनाने में, और इन मेकिंग द फूड ड्यूरिंग द प्रोसेस ये ऑक्सीजन को भी रिलीज करते हैं, जिससे कह सकते हो अर्थ की हाफ ऑफ द ऑक्सीजन जो सप्लाई है वो माइक्रो एल्गी करते हैं। ये रिच होते हैं न्यूट्रिएंट्स में, और सर्व करते हैं द फूड सोर्स मेनली एक्वेटिक एनिमल्स को। सम एनिमल्स लाइक, इन एनिमल्स के नाम याद रखना, स्पिरुलिना, स्पिरुलिना, कॉलरा,
क्लोरेला, क्या बोल रहा हूँ मैं, क्लोरेला और डायटम्स, ठीक है, स्पिरुलिना स्पिरुलिना, क्लोरेला और डायटम्स, ठीक है, इनके हेल्प करते हैं इनके फूड बनाने में, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं, और यूज्ड बाय द ह्यूमंस एज हेल्थ सप्लीमेंट्स एंड मेडिसिन, और हम इनको हेल्थ सप्लीमेंट्स और मेडिसिन में भी यूज किया जाता है। तो माइक्रो एल्गी ऑल्सो हेल्प इन क्लीनिंग वाटर एंड आर यूज टू मेक बायोफ्यूल, तो इसकी काफी ज्यादा यूज है, वाटर को क्लीन करने में और बायोफ्यूल बनाने में भी हेल्प करता है माइक्रो एल्गी। हाउएवर जो पोल्यूशन होता है, क्लाइमेट चेंज होता है और हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है किसी भी एनिमल या प्लांट का, आर थ्रेटनिंग माइक्रो एल्गल डाइवर्सिटी, ये भी होते हैं बिकॉज ऑफ माइक्रो एल्गी की ग्रोथ की वजह से, डाइवर्सिटी की वजह से, एबंडेंस की वजह से, कभी कभी इन्वेजिव एलियन स्पीशीज आ जाते हैं जिससे उनका हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाता है, ठीक है। तो इट इज इम्पोर्टेंट टू कंजर्व दीज टाइनी ऑर्गेनिजम्स, तो ये जरूरी है कि हम इन टाइनी ऑर्गेनिजम्स को कंजर्व करें और प्रोटेक्ट करें हमारे एनवायरनमेंट को, और ऑक्सीजन का जो बैलेंस है अर्थ पे, ऑक्सीजन का जो बैलेंस है ना अर्थ पे, उसको मेंटेन करें, ठीक है, उसको मेंटेन करें, ठीक है। तो स्पिरुलिना एक माइक्रो एल्गी है, इसको सुपर फूड भी कहते हैं, ठीक है, इसको सुपर फूड भी कहते हैं बिकॉज ऑफ इट्स हेल्थ बेनिफिट्स, ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है, ये देखो आप देख सकते हो इस तरीके से होता है, इसके काफी ज्यादा हेल्थ बेनिफिट्स होते हैं। स्पिरुलिना इज also a good source of vitamin B12 which is essential for our body, इसके अंदर काफी ज्यादा प्रोटीन होता है और मोर देन 60% ऑफ इट्स बॉडी वेट कंटेन करता है प्रोटीन, ओनली अ स्मॉल अमाउंट इसमें फैट और शुगर होती है, तो ज्यादातर क्या होता है प्रोटीन, जो कि हेल्प करता है इन द विटामिन B12 डेफिशिएंसी। आज के टाइम पे फार्मिंग ऑफ स्पिरुलिना, ठीक है, एक फिजिबल लाइवलीहुड बन गया है, अपॉर्चुनिटी, और हम स्पिरुलिना इजीली उगा सकते हैं बाय फॉलोइंग दीज स्टेप्स। सेट अ क्लियर ग्लास टैंक इन ब्राइट प्लेस अवे फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट से थोड़ा सा दूर हटके क्लियर ग्लास टैंक होना चाहिए, और थोड़े जहाँ पे रोशनी आए, ऐसा नहीं कि सनलाइट के नीचे रख दो बट रोशनी आनी चाहिए। अब उस टैंक को कवर कर दो विद अ शेड नेट और कीप द टैंक एट अ प्लेस विद अ मॉडरेट टेम्परेचर कंडीशंस। अब क्या करो, उस टैंक में पॉन्ड वाटर भर दो, पॉन्ड का वाटर भर दो, ठीक है, और कुछ लिविंग स्पिरुलिना कलेक्ट करे हुए उसमें डाल दो, उसको मिला दो स्पिरुलिना को, स्पिरुलिना ग्रोइंग स्पिरुलिना ट्वाइस अ वीक, ठीक है, हर दो हफ्ते में 2 बारी उसको हिला दो। 3 से 6 हफ्ते के बाद देखोगे तो स्पिरुलिना में बी हार्वेस्टेड फ्रॉम द टैंक बाय फिल्टरिंग इट थ्रू अ फाइन क्लॉथ, आपको उसमें ग्रो हुए मिल जाएंगे। कंजर्वेशन ऑफ माइक्रो एल्गी इज अ गुड प्रैक्टिस, और इस तरीके से हम जो है माइक्रो एल्गी जो स्पिरुलिना है इसको कंजर्व कर सकते हैं, ताकि हमारी जो फूड है वो इंश्योर फूड सिक्योरिटी इंश्योर हो पाए एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट में हेल्प करे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि व्हाई इज सेल कंसीडर्ड अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है, बिकॉज द बॉडी ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितनी भी जीने जीव जंतु हैं, ठीक है, वो टाइनी बिल्डिंग ब्लॉक से बने हैं जिसको हम कहते हैं सेल्स। अ सिंगल सेल कंटेन्स वेरियस कंपोनेंट्स, एक सिंगल सेल जो होता है वो काफी सारे कंपोनेंट्स को कंटेन करता है, जिससे एक ऑर्गेनिज्म को हेल्प होती है कि वो अलग अलग तरीके के फंक्शंस परफॉर्म कर पाए। द बॉडीज ऑफ ऑल प्लांट्स, द बॉडीज ऑफ ऑल द प्लांट्स और एनिमल्स, ये बने होते हैं काफी सारे सेल्स से मिलके, देयरफॉर इनको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर, यानी कि मैनी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है सेल्स कैरी करते हैं जो कि स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, जैसे हमारी आंख है उसके अंदर सेल होता है वो हमको देखने में हेल्प करता है, हमारी बॉडी में हैंड है, स्किन है, तो सेल्स हेल्प करते हैं स्किन की फॉर्मेशन में, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम में सेल्स होते हैं, तो अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं जिससे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो करता है और सस्टेन करता है अपनी लाइफ को। तो ये स्पेशलाइज्ड फंक्शंस इंडिविजुअली परफॉर्म करते हैं, बट ये दूसरे सेल्स के साथ कोऑपरेट भी करते हैं ताकि सबको चांस मिले सर्वाइवल का। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जैसे बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, ये सिर्फ एक सिंगल सेल से बने होते हैं, और इनको हम कहते हैं यूनिसेलुलर, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, और ये कैरी आउट करते हैं ऑल द फंक्शंस नेसेसरी जो कि सर्वाइवल के लिए जरूरी है एक सिंगल सेल में।
अदर माइक्रोब्स जैसे कि एल्गी, फंजाई आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। ये किससे बने होते हैं? एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलके। फॉर एग्जाम्पल जो ईस्ट है, जो हमने डाला था ईस्ट, ठीक है, वो जो है वो इस यूनिसेलुलर फंगस है, वाइल मोल्ड इज अ मल्टी सेलुलर फंगस। ठीक है, ये दोनों की इमेज मैं आपको दिखा चुका हूँ, ऊपर थी जो टेबल में हमने मोल्ड की इमेज देखी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये क्या है? बैक्टीरियल सेल शोइंग द न्यूक्लियोइड रीजन। ये न्यूक्लियर रीजन का इमेज है। ठीक है, इमेज है। सो लाइक एनिमल एंड प्लांट सेल्स, जो सेल्स होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, वो सराउंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को। सेल मेम्ब्रेन पता है ना क्या होती है? हाँ, सेल्स ऑफ फंजाई एडिशनली हैव अ सेल वॉल। ठीक है, एनिमल और प्लांट सेल में सेल वॉल, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती, लेकिन प्लांट सेल में सेल मेम्ब्रेन के अलावा सेल वॉल भी होती है। ठीक है, बट दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, जो कि क्लोरोफिल कंटेन करता है, वो नहीं होता उसमें। सो दे कंटेन मेक देयर ओन फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस। तो वो प्लांट्स जो होते हैं वो अपना फूड फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं। बैक्टीरिया डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ये ध्यान रखना कि बैक्टीरिया के पास खुद का वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता और अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता। ठीक है, इंस्टेड दे हैव अ न्यूक्लियोइड। क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, जैसे अभी हमने देखा, ये रहा न्यूक्लियोइड, ये न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, ये जो फीचर होता है ये इसको डिस्टिंग्विश करता है अदर सेल्स से, जैसे कि ईस्ट, प्रोटोजोआ और एल्गी, फंजाई, प्लांट्स और एनिमल्स। तो ये क्या है? न्यूक्लियोइड होता है, इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, या कह सकते हो सेल न्यूक्लियस नहीं होता। इसके अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, इसमें न्यूक्लियोइड होता है। ठीक है, न्यूक्लियस जैसे कोई बड़ी सी चीज है, उसमें ऐसे डार्क कलर का जो पैच होता है एरिया, वो न्यूक्लियस होता है। ये बैक्टीरिया में नहीं होता। वी हैव ओनली लुक्ड एट फ्यू बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स हियर। हमने काफी बेसिक सेल स्ट्रक्चर्स को देखा अभी तक। जो सेल है उसके अदर कंपोनेंट्स भी होते हैं, वो हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। फॉर ऑब्जर्विंग सब सेलुलर कंपोनेंट्स, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिनको हम सब सेलुलर कंपोनेंट्स कहते हैं, जिनको हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ता है विद हाई मैग्निफिकेशन, क्योंकि बहुत टाइनी होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप मैग्नीफाई करता है सेल को 10 लाख टाइम्स, नहीं कितना है, 1 2 3 4, 10 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर देता है एक मैग्नेटिक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। तो ये याद रखना, ये इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप क्या है? 10,000 10 लाख गुना 10 लाख टाइम्स कह सकते हैं मैग्नीफाई कर देता है किसी भी चीज को, जहां पे हम देख सकते हैं काफी सारे स्ट्रक्चर जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अभी तक यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट ऑल द लिविंग बींग्स, चाहे वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, वो किससे बने होते हैं? एक या एक से ज्यादा सेल्स से मिलके, या तो यूनिसेलुलर होते हैं या तो मल्टी सेलुलर होते हैं। और उनके जो सेल्स होते हैं उनके अलग अलग साइज, अलग अलग शेप, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। और प्लांट और एनिमल सेल्स हैव सम डिफरेंसेस। प्लांट्स के और एनिमल सेल्स के कुछ डिफरेंसेस होते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज डिफरेंसेस हेल्प अस टू लर्न हाउ दीज ऑर्गेनिजम्स फंक्शन डिफरेंटली। और ये हमें हेल्प करते हैं कि किस तरीके से अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग तरीके से फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इस चैप्टर में वी हैव लर्नड अबाउट द बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो, और सम माइक्रोब्स जो कि डिजीज कॉज करते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, इंक्लूडिंग ह्यूमंस में भी। तो वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ द डिजीजेस जो कि माइक्रोब्स से होती है, अलग अलग तरीके की डिजीज जो माइक्रोब से होती है, वो अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर तो कवर हो गया, जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि क्या क्या है। कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स स्मॉल साइज ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमारी आंखों से हम नहीं देख सकते। वो हर काइंड ऑफ एनवायरनमेंट में होते हैं, हमारी बॉडी में भी, प्लांट एनिमल सब में। वो या तो यूनिसेलुलर होंगे या मल्टीसेलुलर होंगे, जैसे कि बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर है, और फंजाई भी यूनिसेलुलर है और मल्टीसेलुलर भी हो सकता है। और प्लांट जो होते हैं और एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर होते हैं। ठीक है, सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, और एक बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये काफी सारे सेल्स से मिलके बनती है। एक सेल जो है वो कंटेन करता है काफी सारे कंपोनेंट्स जो हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को कि वो परफॉर्म कर पाए डिफरेंट फंक्शंस। एक टिपिकल जो सेल होता है वो सेल मेम्ब्रेन से बाउंड होता है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म भरा होता है और उसमें एक न्यूक्लियस होता है। प्लांट, फंगल और बैक्टीरियल सेल्स के अंदर एक एक्स्ट्रा चीज होती है, कवरिंग होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर होती है। और बैक्टीरिया के पास कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसके ऊपर पास न्यूक्लियोइड होता है।
सेल्स जो है डिफर करते हैं शेप में और साइज में, और उनकी जो शेप होती है वो उनके फंक्शंस के हिसाब से रिलेटेड होती है। जैसे हमने मसल सेल देखा था, न्यूरॉन नर्व सेल देखा था, उनकी डिफरेंट डिफरेंट शेप थे। बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ क्या है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। और वायरस जो है वो भी एक स्मॉल साइज का होता है और डिफरेंट होता है अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, क्योंकि वो अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर सकता है अगर वो किसी लिविंग होस्ट में, किसी जिंदा चीज में है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है बेनिफिशियल भी हो सकते हैं और हार्मफुल भी हो सकते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है प्लांट और एनिमल के वेस्ट को डिकम्पोज करते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस और एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है रूट नोड्यूल्स में होते हैं, लेग्यूम्स ऑफ प्लांट, जैसे कि दालों का जो प्लांट होता है, चने का प्लांट होता है, क्या करते हैं वो, बीन्स, पीस और लेंटिल्स, ये नाइट्रोजन को ट्रैप करते हैं जिससे जो एयर फ्रॉम द एयर, और इंक्रीज करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी। ईस्ट जो है एक फंजाई है जो कि यूज किया जाता है इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ब्रेड्स, केक्स, पेस्ट्रीज, इडली, डोसा और भटूरा, जिससे वो फ्लफी हो जाता है डो और फूल जाता है। लैक्टोबैसिलस जो यूज करते हैं वो कर्ड के फॉर्मेशन में यूज करते हैं। जब भी हमें घर में दही जमानी होती है तो हम लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया कर्ड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ हमने जो चैप्टर नंबर 2 है साइंस का, वो कवर कर लिया है। सारी चीजें कवर कर ली हैं, भले ही थोड़ा वीडियो लंबा हो गया हो बट हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। ठीक है, वापस से मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, वापस से इसको जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल से डिस्कस किया है। अब मैं सारी चीज हिंदी में बोलूंगा क्योंकि इंग्लिश वालों को तो आप पढ़ ही लोगे। ठीक है, तो डिस्कवरी ऑफ द हिडन वर्ल्ड, छिपी हुई दुनिया। ठीक है, मानव आंखें, चलो पढ़ लेता हूँ, इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ। ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट्स देख सकती है, लेकिन कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो साइज में इतने छोटे हैं जो हमें नहीं दिखते। उसको देखने के लिए हमें किसकी इस्तेमाल करना पड़ता है, माइक्रोस्कोप का या मैग्नीफाइंग ग्लास का, जिससे वो चीजें बड़ी हो जाती हैं। ओवर टाइम जो है लेंसेज जो है इम्प्रूव हुए, जिससे हम कह सकते हैं ज्यादा पावरफुल हुए, और उनके टूल्स जो हैं उससे हम सिंपल मैग्नीफाइंग ग्लास से माइक्रोस्कोप तक चले गए और हम देख सकते हैं जो हमारी आंखें अभी तक नहीं देख पाती थी। ये जो इन्वेंशन था, इससे माइक्रोस्कोप ने हमारे फैसिनेटिंग हिडन वर्ल्ड को खोल दिया और हम डिफरेंट डिफरेंट लिविंग क्रिएचर्स को देख पाए। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया बुक लिखी थी 1665 में, और उन्होंने काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी करी विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, क्योंकि इन्होंने माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन किया। फिर हमने बात करी थी सेल की, इसको कोशिका कहते हैं। हुक ने ऑब्जर्व करा कि जो स्लाइस होती है, कॉर्क जो होता है जिससे ढक्कन होता है बंद करते हैं लकड़ी का, उसके अंदर काफी सारे स्मॉल छेद हैं, एम्प्टी स्पेसेस हैं, और वो हनी कॉम्ब की तरफ दिखता है। और उसने उस स्मॉल स्पेसेस को सेल का नाम दिया, जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। फिर एंटोनियो वैन ने 1660 के अंदर, एक डच साइंटिस्ट हैं, उन्होंने लेंसेज को इम्प्रूव करा और एक पावरफुल माइक्रोस्कोप बनाया। ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने क्लियरली सी करा और डिस्क्राइब करा लिविंग बैक्टीरियाज को, जो कि ब्लड सेल्स में होते हैं, और इनको फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी भी कहते हैं। अब बात करेंगे ऑर्गेनिजम्स की, जो कि होते हैं जीव। ऑल द लिविंग बींग्स, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, इनको ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और ये अमेजिंग वैरायटी ऑफ शेप, साइज, कलर्स और स्ट्रक्चर्स होते हैं। अब सेल क्या होता है, इसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, इसमें सेल मेम्ब्रेन होता है। अब पढ़ लो क्या होता है, मैंने बता रखा है। न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म होता है। ठीक है, लिखा हुआ है, आप रोक के पढ़ सकते हो, हिंदी में भी है। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है प्लांट और एनिमल सेल में। प्लांट सेल में एक एक्स्ट्रा चीज होती है, सेल वॉल और प्लास्टिड और क्लोरोप्लास्ट और वैक्यूल। ये चार चीजें जो है इसमें एक्स्ट्रा होती हैं, जो कि कह सकते हो एनिमल सेल में नहीं होती। मैं ये सारे नोट्स को अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल, और मैंने टेलीग्राम चैनल बना भी दिया है क्लास 8 के नाम से, सत्यम पांडे क्लास 8। उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल का, जाके वहां पे देखना, मैं सारे नोट्स अपलोड कर दूंगा, चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो चाहे वो साइंस से रिलेटेड हो। ठीक है, अब सेल की शेप और फंक्शन में डिफरेंस होता है। एक होता है मसल सेल, उसका शेप आपने देखा था, वो फ्लेक्सिबल होता है, शेप लाइक अ स्पिंडल। दूसरा होता है नर्व, न्यूरॉन सेल, इसकी ब्रांचेस होती हैं और ये लॉन्ग होता है और ये कैरी करता है मैसेज को, इम्पल्सिस को। एक होता है चीक सेल्स, हमारे गाल की कोशिकाएं। ह्यूमन सेल्स आर थिन, फ्लैट और पॉलीगन शेप के होते हैं। ठीक है, वो प्रोटेक्टिव लाइनिंग प्रोटेक्ट करते हैं हमारी लाइनिंग, इनर लाइनिंग, ठीक है, ऑफ द सर्फेस ऑफ द चीक। अब बात करेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या है, सेल। फिर टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स। फिर ऑर्गन क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यूज। ठीक है, यानी सेल, सेल से मिलके बना टिश्यू, टिश्यू से मिलके बना ऑर्गन, ऑर्गन से मिलके बना ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से बना ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशियाए जीव होते हैं। ठीक है,
और लार्जेस्ट नोन सेल जो है, सबसे बड़ी ज्ञात की कोशिका जो होती है, येलो पार्ट होता है जो ऑस्ट्रिच के अंडे में मिलता है, जो सिंगल सेल होता है और 130 मिलीमीटर से लेके 170 मिलीमीटर होता है डायमीटर में। अब बात आती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो कि स्मॉल होते हैं और उनको हम हमारी नेकेड आई से नहीं देख सकते। वो यूनिसेलुलर होते हैं, यानी कि सिंगल सेल से बने भी होते हैं, या कुछ कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल में बैक्टीरिया और अमीबा आते हैं, मल्टी सेल में फंजाई और एल्गी आते हैं। ईस्ट भी क्या है, यूनिसेलुलर फंगस है, जो कि मल्टी सेलुलर फंगस भी हो सकता है। दोनों फंगस के टाइप हैं। लोकेशन जो है हर जगह पाए जाते हैं, हमारी बॉडी में भी, हमारे पेट में भी। ऑब्जर्वेशन किससे, हमने एक ऑब्जर्वेशन किया, किस तरीके से वो देख सकते हो। अब माइक्रोब्स के एग्जांपल हो गए प्रोटोजोआ, एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस। ये सब पढ़ लो क्योंकि मैंने करा दिया है बहुत अच्छे से। फिर यूनिक स्ट्रक्चर क्या होते हैं बैक्टीरियल सेल्स के, न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, और एक माइक्रोस्कोप बनाया है जो कि 10 लाख टाइम्स बहुत देख सकता है, ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा मैग्नीफाई कर सकता है। हम किस तरीके से माइक्रोब से कनेक्टेड हैं, क्योंकि माइक्रोब्स हमें हेल्प करते हैं क्लीन करने में एनवायरनमेंट, यानी डिकम्पोजिशन में। फिर मैन्योर बनाने में हेल्प करते हैं, डिकम्पोज करके वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाते हैं। न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकिल करते हैं, बायोगैस की प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं और एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और फूड की बात करें तो ईस्ट जो होता है, खमीर जो होता है, वो हेल्प करता है डो को फुलाने में, ठीक है, फर्मेंटेशन करने में। लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कर्ड की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, कर्ड फॉर्मेशन में। मैंने सब कुछ लिख रखा है, पढ़ा भी दिया है। और प्रिजर्व करने में भी बैक्टीरिया का यूज होता है, ठीक है, जैसे कि मुरब्बा बनाने में, मिकल्स को बनाने में इस्तेमाल होता है बैक्टीरिया, जो प्रिजर्व करता है फूड को। अब एग्रीकल्चर में कैसे राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन को ट्रैप करता है और प्लांट को जो सफिशिएंट चीज चाहिए होती है, नाइट्रोजन चाहिए होता है सॉइल फर्टिलिटी के प्रोड्यूस करने के लिए, वो देता है। फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। माइक्रो एल्गी जो होता है क्रूशियल होता है एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, और वो बैलेंस करता है ऑक्सीजन को ऑन द अर्थ। फिर स्पिरुलिना जो है सुपर फूड है, ये माइक्रो एल्गी से बना होता है और ये हेल्थ बेनिफिट इसके काफी अच्छे हैं। 60% बॉडी जो है प्रोटीन से बनी होती है और विटामिन B12 से, ठीक है। तो इसी के साथ हमने जो चैप्टर नंबर हमारा 2 है वो काफी ज्यादा कंप्लीट कर लिया है, डिटेल से कंप्लीट कर लिया है मैंने, सारी चीजें करा दी हैं। इसके जो नोट्स हैं और क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी मैं आपके टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, जाके वहां से रीड आउट कर लेना। और जो भी हमने पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेना, बुक से भी पढ़ लेना और मेरी वीडियो को 2 से 3 बार देखना, ताकि सारी चीजें क्लियर हो जाए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां हम करेंगे हमारा साइंस का चैप्टर नंबर 3, ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आपने वीडियो देखा, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।